हेलो फ्रेंड्स। चलो, आज अपन क्या रिवाइज करेंगे? टीडीएस टीसीएस सर। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट इस चैप्टर में फंसते हैं, बहुत सारी जगह फंसते हैं सर। ठीक है। तो मैं आज आप लोगों को टीडीएस टीसीएस रिवाइज कराऊंगा। बट मेरा वादा है, इसके लिए ना मैं कुछ अच्छा मेमोरी टेक्निक या कुछ अच्छा ट्रिकी पॉइंट्स की वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें ना कुछ अच्छे से फ्लो चार्ट से भी मैं आप लोगों को ये चीज एक्सप्लेन करूंगा। बट अभी मैं आपको पहले एक बार बेसिक रिवाइज कराना चाहता हूँ, ताकि कोई स्टूडेंट एक बार बेसिक रिवीजन करके अपनी सेल्फ स्टडी और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाए, चाहे मेरे प्रैक्टिस बैच से या सेल्फ। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट स्टार्ट टीडीएस टीसीएस सर। आप पहले ये समझो सर, टीडीएस का पर्पस क्या है? पर्पस सिंपल है सर। गवर्नमेंट ये बोलती है हमें सामने वाले पे भरोसा नहीं है कि वो टैक्स देगा, तो हम बोलते हैं सर जो आदमी उसको पेमेंट कर रहा है पहले उसका टैक्स काट दे और हमें कुछ पैसा जमा कर दे, ताकि कल के दिन अगर वो टैक्स ना भी दे तो हमें नुकसान ना हो। ठीक है। दैट इज द मेन पर्पस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। ये मेन पर्पस है टीडीएस का, ताकि सामने वाला अगर चोर भी हो तो कोई बात नहीं सर, हमने पहले ही उससे टैक्स कलेक्ट कर लिया और अपने पास रख लिया है, अब हमें नुकसान नहीं होगा। क्लियर है? ये मेन पर्पस है सर। ठीक है। अब चालू करते हैं टीडीएस के सेक्शन। सर सबसे पहला है सेक्शन 191। ये क्या है सर? डायरेक्ट पेमेंट। समझो ये क्या है, एकदम सिंपल सर। नॉर्मली ये होता है कि सर जो पर्सन पेमेंट करता है वो टैक्स काटता है। एकदम क्रिस्टल क्लियर बैठा लो सर, जो पे करेगा वो टीडीएस काटेगा सर। पर कई बार ऐसा होता है सर कि जो पे कर रहा है वो टीडीएस नहीं काट पाया या कोई रीजन से नहीं काट पाया, तो उस केस में सेक्शन 191 ये बोलता है कि भाई देखो, जो पे कर रहा है उसे टीडीएस काटना चाहिए था, अब वो नहीं काट पाया, तो उस केस में जो पर्सन पैसा रिसीव कर रहा है वो भी चाहे तो डायरेक्टली हमें टीडीएस का पैसा जमा कर सकता है। आप समझो, देखो, ऑब्लिगेशन किसका है? जो पेमेंट कर रहा है। टीडीएस किसको काटना चाहिए? जो पेमेंट कर रहा है उसको टीडीएस काटना चाहिए। पर सर इन्होंने बोला कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर सर ये होता है कि जो पे कर रहा है वो टीडीएस नहीं काट पाता है। सरकार बोली कोई बात नहीं, उस केस में सर टीडीएस किसको काटना चाहिए? सॉरी, टीडीएस किसको पे कर देना चाहिए सर? जो पर्सन जिसका टीडीएस कटना चाहिए था। आपको मैं समझाता हूँ इसको, बहुत सारे स्टूडेंट इस पे कंफ्यूज होते हैं। एक होता है पेयर और एक होता है पेई। पेयर वो होता है जो पैसा पे करता है, पेई वो होता है जिसको पैसा मिलता है सर। सर पेयर जो होता है इसकी ड्यूटी होती है सर टीडीएस काटने की। तो अगर ये नहीं काटा तो सरकार बोली कोई बात नहीं, ये काटना भूल गया। कुछ ऐसे केसेस है जो सेक्शन 191 में फॉल करते हैं, वहां पर सरकार बोलती है चाहे तो पे भी डायरेक्टली सेक्शन 191 के हिसाब से हमारे पास टीडीएस जमा कर सकता है। समझ आया? इतना ही रिलेवेंस है इसका। इसमें ये वाला पॉइंट बड़ा प्यारा है सर। अब क्या होता है याद है, अपन सैलरी चैप्टर में पढ़ते थे सर कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ई शॉप देता है सर। ठीक है। तो वहां पर टीडीएस काटने की जिम्मेदारी किसकी होगी? एम्प्लॉयर की, क्योंकि सैलरी कौन देगा? एम्प्लॉयर ही तो देगा ना सर। ठीक है। तो सर अब मान लो एम्प्लॉयर टीडीएस काटना भूल गया, तो सरकार ने बोला सेक्शन 191 में एम्प्लॉय चाहे तो खुद भी टीडीएस उस पैसे पे जमा कर सकता है। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट पेमेंट। अब क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 192, यहां से प्रॉपर टीडीएस के सेक्शन स्टार्ट होते हैं सर। सेक्शन 192 है सर सैलरी के लिए। सेक्शन 192 है सैलरी, टीडीएस ऑन सैलरी। ठीक है। अब ये टीडीएस ऑन सैलरी क्या है? बहुत सिंपल सर। इन्होंने बोला सर कि एम्प्लॉयर, ध्यान दीजिएगा सर, एकदम सिंपल है सर। ठीक है, ये टेबल 2 है सर। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पैसे देता है सर। तो सर टीडीएस काटने की जिम्मेदारी किसकी है? एम्प्लॉयर की। ये क्रिस्टल क्लियर है। अब एम्प्लॉय पूछा भाई सुनो, हमने आज तक यही सुना था कि जब हमें सैलरी मिलेगी तो कट पिट के मिलेगी। बोले यही कट पिट के मिलती है? बोले हाँ, इसलिए तुम सैलरीड पर्सन हो, तुम दुनिया में सबसे दुखी प्राणी हो, क्योंकि तुम्हारा तो टैक्स कट के ही मिलेगा तुमको। तुम मत सोचना कि टैक्स बिना कटे मिलेगा।
टैक्स कट के ही मिलेगा। तो एम्प्लॉय बोला मेरा टैक्स कैसे कटेगा, आप बताओ किस रेट से कटेगा। बोले ना ना ऐसा रेट वेट बातें मत करो सर, हम तुम्हारे लिए ना सर एवरेज रेट ऑफ टैक्स लगाएंगे। वो बोला एवरेज रेट ऑफ टैक्स कैसे निकालोगे। बोले बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट अप्लाई करेंगे, उसके बाद तुम्हारा टैक्स निकालेंगे और उस पे जो एवरेज रेट आएगा उस बेसिस में टैक्स निकालेंगे। मैं बोला टीडीएस कब काटोगे। बोले सिंपल है। एम्प्लॉयर बोला भाई जैसे ही तेरे को पे करने जाएंगे हर मंथ की सैलरी तेरा हर मंथ का टीडीएस काटते जाएंगे और गवर्नमेंट को जमा करते जाएंगे। सर बैठा दिमाग में। अब जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का टीडीएस काटने के लिए अमाउंट निकालने बैठेगा तो सर वो टेबल 1 अरे यार सॉरी सर वो टेबल 1 और टेबल 2 दोनों के हिसाब से अमाउंट निकालेगा। ठीक है, दोनों के हिसाब से टैक्स की लायबिलिटी निकालेगा और वो ये चेक करेगा कि दोनों में विच एवर इज हायर क्या है। जो भी हायर वाला आएगा वही उसको टीडीएस काटना पड़ेगा। अब ये हायर कैसे निकालते हैं, वेरी सिंपल। एक एम्प्लॉय की सैलरी इनकम कितनी है, ठीक है, फिर अगर टेबल 1 में तो आप आईएचपी का लॉस एडजस्ट कर सकते हो, टेबल 2 में भी आईएचपी का लॉस एडजस्ट कर सकते हो। बट एक डिफरेंस है सर, टेबल 1 में अदर हेड की भी इनकम आती है, टेबल 2 में अदर हेड की इनकम नहीं आती है। फिर आप यही एक डिफरेंस है सर। फिर आप चैप्टर 6A की डिडक्शंस लेते हो सर, ये डिडक्शन माइनस करते हो, नेट अमाउंट आता है सर जिसमें आपका टीडीएस कटना चाहिए। फिर इन्होंने अमेंडमेंट किया और अमेंडमेंट करके इन्होंने बोला भाई कि सुनो, अगर आपका किसी दूसरे सेक्शन में पहले ही टीडीएस कट गया है तो हम उसको लेस कर देंगे। बहुत सारे सेक्शन है टीडीएस का। इन्होंने बोला सर मान लो एम्प्लॉय का किसी दूसरे सेक्शन में और टीडीएस कट गया तो उसको लेस कर देंगे। उसके बाद जो आएगा वो आएगा अमाउंट ऑफ टीडीएस जो आपका डिडक्ट होना चाहिए टेबल 1 और टेबल 2 के हिसाब से, दोनों में विच एवर इज हायर जो होगा वो पे करना पड़ेगा। समझ आया, बैठा दिमाग में। सर ये टेबल 1 टेबल 2 के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। नहीं नहीं बहुत सारे नहीं है, मैंने भी स्टूडेंट को कराया है, 1 या 2 क्वेश्चंस होते हैं इसके। ठीक है, एक बार करके जाना चाहिए। इन केस एग्जाम में आता नहीं है, रेयरेस्ट है, आया नहीं है, एक आध बार ही आया अभी तक, तो एक बार करके जाओगे तो सेफ साइड पे रहोगे। क्लियर, बैठा है दिमाग में। तो सेक्शन 192 हम कैसे याद रखेंगे, 192 सर सैलरी, ठीक है, टीडीएस ऑन सैलरी। और सर 192A सर ये क्या है सर, प्रीमैच्योर विड्रॉल फ्रॉम एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। सर हम ना प्रोविडेंट फंड का तो पढ़ के आए थे कि सर प्रोविडेंट फंड एग्जेम्प्ट होता है। मैंने बोला हाँ हम पढ़े थे, पर वहां पर ना कंडीशन पढ़े थे कि कुछ केसेस है जहां पर प्रोविडेंट फंड एग्जेम्प्ट होता है, बट अगर वो कंडीशंस कंप्लाई नहीं करते तो प्रोविडेंट फंड टैक्सेबल भी हो जाता है। सर एक आध एग्जाम्पल, बहुत सिंपल। हमने बोला था सर कि 5 साल कंटिन्यूस सर्विस इंपॉर्टेंट है सर, तभी प्रोविडेंट फंड एग्जेम्प्ट है। अगर आपने 5 साल से कम सर्विस दी तो उस केस में प्रोविडेंट फंड एग्जेम्प्ट नहीं होगा। सर एक था और भी था सर अगर मान लो इल हेल्थ हो या सर मान लो कोई भी रीजन से एम्प्लॉयर का बिजनेस बंद हो गया हो या ऐसा कोई रीजन जो एम्प्लॉय के कंट्रोल से बियॉन्ड हो, उन सब केसेस में अगर आप प्रोविडेंट फंड से पैसा विड्रॉ करते हो तो एग्जेम्प्ट है। पर मान लो वर्धमान सर 4 साल सर्विस दिए और प्रोविडेंट फंड से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, तो सरकार बोलती है उस केस में जो आप प्रोविडेंट फंड से विड्रॉ कर रहे हो उस पर टैक्स लगेगा, उस पर टीडीएस की बात है सर। अब मैं बोला सर टीडीएस कैसे निकालेंगे। बोले आपने कितना विड्रॉ किया। मैंने बोला मैंने तो 60,000 विड्रॉ किए। सरकार बोली वेरी गुड। सरकार बोली देखो अगर आप एग्रीगेट 50,000 तक विड्रॉ करते तो हम आपसे टीडीएस की बात नहीं करते। आपने 60,000 विड्रॉ किया है तो सर जैसे ही आप विड्रॉ करोगे एट द टाइम ऑफ पेमेंट आपका 10% टीडीएस काट दिया जाएगा। मतलब 60,000 का 10% मतलब 6,000 का टीडीएस काट दिया जाएगा। बात समझ आई, क्लियर हुआ। आगे देखो सेक्शन 193। सर ये क्या होता है। सर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। सर ये क्या होता है सर जो भी आप सिक्योरिटीज परचेज करते हैं जिन सिक्योरिटीज में इंटरेस्ट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर। अभी तक ये होता था कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज में लिमिट जो थी टीडीएस के लिए वो 5,000 की थी। अब इन्होंने ये लिमिट कितनी कर दी है सर? 10,000। तो आज के बाद मैं ये याद रखूंगा कि कोई भी सिक्योरिटी से जो मुझे इंटरेस्ट मिलता है उसमें अगर 10,000 से ऊपर का इंटरेस्ट मिलता है तभी टीडीएस है। 10,000 से कम है तो टीडीएस नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखेंगे। कितना परसेंट सर? 10% सर। परसेंट तो 10 ही है सर। एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ पेमेंट। ये सर एट द टाइम ऑफ क्रेडिट मतलब किसके अकाउंट में क्रेडिट सर? पेई के अकाउंट में। भाई पैसा तो पेई को मिलेगा ना सर, पेयर तो पैसा पे करता है सर। जब पेई के अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है या फिर पेमेंट हो रहा है, दोनों में विच एवर इज अर्लियर, ठीक है, विच एवर इज अर्लियर में आपको 10% टीडीएस काट देना है सर। तो 193 में अब अपन एग्जाम पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अमेंडमेंट है और आने के बहुत चांसेस है। इस सर 193 में हम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पढ़ते थे सर। कितना परसेंट टीडीएस? 10% टीडीएस। सर कितने अमाउंट से ऊपर टीडीएस? 10,000 से ऊपर। पुराने जो स्टूडेंट पढ़े होंगे वो 5,000 पढ़े होंगे। अमेंडमेंट है सर, ध्यान रहेगा। क्लियर हुआ सबको? आगे बढ़ते। अगला है 194। सर 194 किस चीज के लिए? टीडीएस ऑन डिविडेंड। टीडीएस ऑन डिविडेंड। इन्होंने बोला सर डिविडेंड पे जो टीडीएस है वो 194 में कवर होता है और टीडीएस का परसेंट कितना है? 10%। कब टीडीएस काटा जाएगा? एट द टाइम ऑफ पेमेंट। इस पे कोई लड़ाई नहीं थी, पर सर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं सर। आपको पहला ये ध्यान रखना है कि सर हमने ये सीखा था, शुरू से ही सीखा है कि सर कोई टीडीएस नहीं कटेगा कि अगर आप अदर देन कैश टीडीएस डिविडेंड दे रहे एंड डिविडेंड की अमाउंट साल भर की एग्रीगेट मिला के सर 10,000, पुराने जो स्टूडेंट पढ़े हैं वो 5,000 पढ़े, चेंज कर लेना सर, 10,000 से ज्यादा नहीं होगी तो उस केस में टीडीएस नहीं कटेगा डिविडेंड पे। आई बात समझ? बैठा दिमाग में? इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। और इसमें प्लीज ये बायबैक वाला याद रखना, ये मैंने आईओएस का रिवीजन कराते टाइम भी सिखाया था। बायबैक इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग, इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, यहां पर डिविडेंड मतलब सब डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, कोई भी डिविडेंड हो, सब डिविडेंड को हम कवर करते हैं। ठीक है, तो सर डिविडेंड में क्या अमेंडमेंट आया सर? जो 5,000 की लिमिट थी उसे 10,000 कर दिया गया है। ठीक है, बाकी सब सेम है 194 में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 194A इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे एक कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं, सर एक चीज पूछना था आपसे, यहां पर जो इंटरेस्ट की बात होती है बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से, पोस्ट ऑफिस से, सर एक बात बताइए कौन सा वाला इंटरेस्ट की बात हो रही है? सेविंग, एफडी, रिकरिंग, कौन सा है ये? देखो एकदम सिंपल, टर्म डिपॉजिट जिसको प्यार से एफडी भी बोलते हैं, प्लस रिकरिंग डिपॉजिट, ये दो चीजों की बात हो रही है। यहां पर सेविंग के इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही है, प्लीज ये पहली छोटी सी चीज ध्यान रखना। क्लियर हुआ? तो हमें इंटरेस्ट मिलता है अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ध्यान रखिएगा, अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। तो सरकार बोली भैया सुनो, पहले जो आप लोग लिमिट पढ़ते थे ना सर, वो लिमिट बहुत कम थी, बहुत कम थी सर, 40,000 थी, 50,000 थी सीनियर सिटीजन के लिए। अब इन्होंने लिमिट चेंज की, इन्होंने बोला सर अगर इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है तो उस केस में अगर वर्धमान सर है तो सर 50,000 की लिमिट है। मेरे पेरेंट्स है जो सीनियर सिटीजन में आते हैं तो सरकार बोलती है उनके केस में 1 लाख की लिमिट है। पर याद रखना इसमें ये 3 लोगों से इंटरेस्ट मिलता है तो ही 50,000 की लिमिट है, इनके अलावा किसी और से इंटरेस्ट मिलता है तो 10,000 की लिमिट है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें गड़बड़ होने के कई बार स्कोप होते हैं। सर बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी और पोस्ट ऑफिस, इन 3 के लिए लिमिट 50,000 और 1 लाख है, बट बाकी किसी और से रहा तो सर उस केस में कितनी लिमिट है सर? 10,000। ध्यान रहेगा?
क्रिस्टल क्लियर। अच्छा, इसमें कुछ बातें और छोटी छोटी। सर अगर कोई इंडिविजुअल एचयूएफ की कहानी आई, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, इधर ध्यान दो सर, ये पेयर का कॉलम, ये पेई का कॉलम है ना। तो सर अगर पेयर कौन है, इंडिविजुअल एचयूएफ है, क्योंकि एनी अदर केस भी तो लिखा है ना सर, अदर केस में इंडिविजुअल एचयूएफ भी आ सकते हैं। सर वही इंडिविजुअल एचयूएफ टीडीएस काटेंगे जिनका बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ या फिर प्रोफेशन के केस में 50 लाख से एक्सीड करेगा। अगर सर एक्सीड करेगा तो वही इंडिविजुअल एचयूएफ सर टीडीएस काटेंगे, अदरवाइज वो इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस नहीं काटना पड़ेगा। समझ आई बात? एकदम सिंपल है सर। कोई भी इंडिविजुअल या एचयूएफ अगर उनका टर्नओवर एक्सीड करेगा तो वो पेमेंट करते टाइम टीडीएस काटेंगे सर, पेमेंट करते टाइम टीडीएस काटेंगे। और अगर उनका टर्नओवर एक्सीड ही नहीं किया तो फिर उन्हें टीडीएस नहीं काटना पड़ेगा। क्लियर हुई बात? बैठा दिमाग में। रेट ऑफ टीडीएस 10% है, रेट पे इन्होंने कोई चेंज नहीं किया। एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट दोनों में विच एवर इज अर्लियर है वही है, सेम है। अब एक स्टूडेंट का बहुत कॉमन डाउट आता है मेरे को कि सर एक बात बताओ, क्वेश्चन में कई बार देख के तो पता ही नहीं चलता एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट दोनों में विच एवर इज अर्लियर, डेट ही नहीं बताता है। सर अगर नहीं बताएगा तो आप साल के एंड में मानोगे। देखो वो बता दे कि कब हो रहा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं बता रहा है कि क्रेडिट कब हुआ है पेमेंट कब हुआ है तो सर आप साल के एंड में मानना। आई बात समझ? क्लियर हुआ? इन्होंने सर याद है कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसका टर्नओवर 50 लाख से एक्सीड करता है, ठीक है, पिछले साल 50 लाख से ज्यादा था, और अगर वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो सरकार बोली उनके लिए भी लिमिट 50,000 और 1 लाख है सर। ठीक है, आ रही बात समझ? ध्यान रहेगा। नॉर्मली इन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी को छोड़ दिया था, बट ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये तो बैंक वाली है जो बैंकिंग का काम नहीं करते, जो बैंकिंग का काम नहीं करते वो नीचे कवर्ड होते हैं। ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटी जो सर बैंकिंग का काम नहीं करते, जिसका टर्नओवर एक्सीड भी नहीं करता 50 करोड़ से, उन्हें टीडीएस का इम्प्लीकेशन नहीं है। बट ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंकिंग का काम नहीं करते, जिनका टर्नओवर एक्सीड कर जाता है 50 करोड़ से, अगर वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं सर 50,000 या 1 लाख से ज्यादा, तो उन्हें टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। समझ आया? देखो सर मैंने लिखा है सर, टाइम डिपॉजिट मींस डिपॉजिट इंक्लूडिंग रिकरिंग डिपॉजिट रिपेबल एट द एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड। क्लियर? आओ 194B सर, बड़ा प्यारा है सर। 194B ये क्या होता है सर? विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, ये सब गेम्स, कार्ड गेम्स और अदर गेम्स की कहानी है। इसमें बड़ा प्यारा अमेंडमेंट हुआ और मैंने आपको वादा किया था कि अमेंडमेंट मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान देना सर। सर हम क्या पढ़ के आए थे सर, लॉटरी वगैरह से आप अगर जीतते हो ना सर, तो हम पहले भी सीखे सर 30% फ्लैट होता है, फ्लैट फ्लैट 30% टैक्स कटता है, टीडीएस कट जाता है। कब सर? एट द टाइम ऑफ पेमेंट सर। इस पे कोई लड़ाई नहीं है सर, ये बहुत सिंपल है सर। हमने ना नो टीडीएस की कहानी भी पढ़ी थी सर, कि अगर आप विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, अगर आप 10,000 से ज्यादा नहीं कमाते हो तो उस केस में टीडीएस की कहानी नहीं होती है, ये भी हमने पढ़ा था, इस पे कोई दिक्कत नहीं थी। अब इन्होंने बड़ा प्यारा अमेंडमेंट किया और अमेंडमेंट करके यहाँ एक वर्ड ऐड कर दिया, इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सिंगल ट्रांजेक्शन। मैं बोला मैं तो नहीं समझा ये क्या बोलना चाह रहे हो। बोले देखो और सर मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या है। ये देखो, ये देखो सर, ये बड़ा प्यारा अमेंडमेंट है सर, 194B में भी कवर हो रहा है सर। अब क्या होता है ध्यान से सुनना, इन रिस्पेक्ट ऑफ सिंगल ट्रांजेक्शन का मतलब सर, पहले क्या होता था, मान लो अगर मैं साल भर में 3 बार लॉटरी में पैसा जीता, 4,000, 6,000 और 3,000, तो टोटल हो गया 13,000। तो सर क्या टीडीएस आएगा? हाँ सर, क्योंकि 10,000 से एक्सीड कर गया तो टीडीएस आएगा, डेफिनेटली आएगा।
क्रिस्टल क्लियर आएगा, इस पे कोई डाउट नहीं है। परफेक्ट, क्लियर है। अब हुआ क्या, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। इन्होंने लिख दिया सर इन रिस्पेक्ट ऑफ सिंगल ट्रांजेक्शन देखा जाएगा। इसका मतलब अब हर बार जब मैं लॉटरी का पैसा जीतता हूं तो हर बार मुझे 10,000 की लिमिट मिलती है सर। मतलब हर बार मैं 9,999 की अगर लॉटरी जीतता हूं तो टीडीएस कभी आएगा ही नहीं। भले ही सर मेरी 2 लॉटरी की अमाउंट मिला के 15,000 हो जाए, 16,000 हो जाए साल भर की, इन्होंने बोला एग्रीगेट करके हम नहीं देखेंगे सर। हर पर्सन जो सर हर एक ट्रांजेक्शन में 10,000 से कम कमाता है उस केस में लॉटरी की बात आएगी नहीं। देखो पुराने लॉ में 13,000 एग्रीगेट किए, 30% टीडीएस आ गया। नया लॉ बोलता है कोई टीडीएस ही नहीं आएगा सर, क्योंकि आपने हर बार 10,000 से कम जीता है। समझ आई बात, क्लियर हुआ? ये बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है, उससे मैंने समझाया सर। क्लियर बैठा दिमाग में? ठीक है। अगला सेक्शन 194 बी ए। सर ये क्या है? विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स। ऑनलाइन गेम्स इनके लिए तो कोई लिमिट ही नहीं है सर, कोई लिमिट नहीं है। फ्लैट 30% टीडीएस है। पर सर फ्लैट 30% टीडीएस में ये वाली बात ध्यान रखने वाली है सर कि टाइम ऑफ सच विड्रॉल ऑन द नेट विनिंग comprised in such withdrawal as well as on the remaining amount of net winning in the user account computed in the manner as may be prescribed at the end of the financial year। सर आपका जो 30% टीडीएस करता है वो नेट विनिंग में करता है। नेट विनिंग क्या होता है सर? जितना भी पैसा आपने लगाया, लगाने के बाद जितना आप इन्वेस्ट करने के बाद जितना जीत रहे हो सर, नेट विनिंग। मान लो मैं 10,000, ऑनलाइन गेम है ना सर, मान लो 10,000 रुपये जीता 1,000 रुपये लगा के, तो इन्होंने बोला सर 9,000 आपका नेट विनिंग है सर। अब ये जो नेट विनिंग है इसको आप या तो विड्रॉ कर लो या तो उसी वॉलेट पे रख लो या अकाउंट पे रख लो, जहां रखते हो सर वहां पैसा रख लो। सरकार बोली दोनों को मिला के हम चेक करेंगे नेट विनिंग, और उस पे टीडीएस की बात करेंगे सर। और टीडीएस की बात कब करेंगे सर? एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ये ध्यान रखना। इसका मैंने रेगुलर क्लासेस में बहुत डिटेल में कंसेप्ट सिखाया है, क्योंकि अभी भी इससे क्वेश्चन आना बचा है सर। ऑनलाइन गेमिंग से अभी भी क्वेश्चन आना बचा है सर। ठीक है, और इसका बहुत पहले से सर्कुलर आया हुआ है कि कैसे नेट विनिंग निकाली जाएगी, तो इसीलिए मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है, पूछा नहीं है अभी तक इसलिए। ठीक है, आगे आते हैं सर। 194 डबल बी। सर ये तो विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस होता था। हाँ सर वही है सर। सर कुछ चेंज है? नहीं सर, 30% एट द टाइम ऑफ पेमेंट, बट यहाँ पर भी एक वर्ड ऐड कर दिया सर। इन्होंने बोला इन रिस्पेक्ट ऑफ सिंगल ट्रांजेक्शन। तो अगर मैं घोड़ों के रेस पे पैसा लगा रहा हूं और हर बार 9,000 रुपए कमाता हूं तो मेरे पर कभी टीडीएस आएगा ही नहीं। हर महीने 9,000 कमाऊंगा तो भी टीडीएस नहीं आएगा। पुराने लॉ के हिसाब से आता था क्योंकि एग्रीगेट कर लेते थे। नया लॉ बोलता है छोड़ दो, साइड कर दो, हम टीडीएस की बात ही नहीं कर रहे हैं। समझ आई बात? आगे बढ़ते हैं सर। 194 सी। सी मतलब कॉन्ट्रैक्ट। 194 सी पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स। अब इन्होंने बड़ा सिंपल रखा कि सर जब भी आप कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट करते हैं तो उस टाइम 194 सी एप्लीकेबल हो जाता है और टीडीएस की बात होती है। पर इसमें कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना और सुनना। पहला, अगर आपने सिंगल कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है तो आपके लिए लिमिट 30,000 है। 30,000 से छोटा कॉन्ट्रैक्ट है तो टीडीएस नहीं है सर। आपने मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट एंटर किए साल भर में तो सरकार बोली उस केस में सर अगर 1 लाख से एक्सीड करेगा तब टीडीएस की बात आएगी, 1 लाख से कम होगा तो टीडीएस की बात नहीं आएगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि सर अगर इंडिविजुअल एचयूएफ एक्सक्लूसिवली पर्सनल पर्पस, अपना घर, सपनों का घर बना रहा हूं, पर्सनल पर्पस है तो 194 सी एप्लीकेबल नहीं होगा। सी एप्लीकेबल नहीं होगा, सी एप्लीकेबल नहीं होगा। 3 बार इसलिए बोला क्योंकि आगे एक सेक्शन आएगा उससे रिलेट करके पढ़ाऊंगा तब और बताऊंगा, इसीलिए बोला पर्सनल पर्पस में सी एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो सर सी किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा?
सर ऐसे इंडिविजुअल, बाकी सब पे तो एप्लीकेबल है, ऐसे इंडिविजुअल एचयूएफ जिसका बिजनेस का टर्नओवर एक्सीड करता है, ऐसे इंडिविजुअल एचयूएफ जिसके बिजनेस का टर्नओवर एक्सीड करता है, वो यहां पर कवर होंगे। तो सर एक क्वेश्चन है मन में, सर ऐसे इंडिविजुअल एचयूएफ जिसके बिजनेस का टर्नओवर ही एक्सीड नहीं किया, सर मान लो उनके बिजनेस का टर्नओवर एक्सीड ही नहीं किया, तो सर क्या टीडीएस का ऑब्लिगेशन आएगा? नो, 194C में उनके ऊपर टीडीएस का ऑब्लिगेशन नहीं आएगा। क्लियर हुआ? बैठा दिमाग में? सर टीडीएस कितना परसेंट है? सर ये इस पे डिपेंड करेगा जिसका आप टीडीएस काटने बैठे हो वो आदमी कौन है। अगर वो आदमी इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 1%, सर अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 2%। वो तो हमें देखना पड़ेगा ना सर, जिस पर्सन को हम पेमेंट करने जा रहे हैं वो कौन है, देखेंगे तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कितना टीडीएस। सर टीडीएस कब होगा? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट, दोनों में विच एवर इज अर्लियर। इसमें ना सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो फंसते हैं वो वर्क की डेफिनेशन में फंसते हैं सर, क्योंकि वर्क में हम कैटरिंग पढ़ते हैं, एडवर्टाइजमेंट पढ़ते हैं, सब चीजें पढ़ते हैं सर। ठीक है, अब वर्क की डेफिनेशन में जो ये वाला पॉइंट है ना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बवाल मचा के रखा है सर, इसलिए मैंने ये इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट प्रोवाइड किया है सर, कि इन्होंने बोला वर्क की डेफिनेशन में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। पहले देख लेते हैं क्या आएगा। इन्होंने बोला सर कि वर्क में वो भी हम इंक्लूड करेंगे जहां पर, एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूं। ठीक है, वर्धमान सर एक पर्सन है एक्स जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किए, ठीक है, उसको मटेरियल वगैरह सब चीज सप्लाई किए और बोले सुन भाई मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा मेरे को तू बना के दे दे। एक्स बोला ठीक है भाई, बिल्कुल बना के दे देंगे, आप हमें मटेरियल दे दो, आप हमें चीजें दे दो, हम आपके हिसाब से बना के दे देंगे। सरकार बोली ये वर्क है, ये वर्क है, इसको 194C में कवर करेंगे और इस पे टीडीएस आ जाएगा। अब वर्धमान सर और हो सकता है उनके एसोसिएट्स भी हो सर, है ना, वर्धमान सर दे या उनके एसोसिएट्स दे मटेरियल वगैरह सब चीजें, दोनों कवर्ड है सर, तो टीडीएस आ जाएगा 194C में। पहला केस समझ आया? समझ आया। बट इन्होंने बोला सर बट डज नॉट इंक्लूड, क्या चीज नहीं आएगी वर्क की डेफिनेशन में? सर ध्यान से सुनना, ठीक है। अब मिस्टर एक्स, सेकेंड वाला केस, वर्धमान सर एक्स के पास गए और एक्स बोला भैया सुनो, आपको जो चीज चाहिए मैं बना के दे दूंगा, मैं ना मेरे पास मटेरियल है, मेरे पास सब चीजें हैं, मैं सब चीजें आपके हिसाब से बना के दे दूंगा, पर मैं सब चीजें अपनी यूज करूंगा, ठीक है, और जो आप बोलोगे वो मैं आपको बना के दे दूंगा। देखो, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग अ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन ऑफ अ कस्टमर बाय यूजिंग द मटेरियल परचेज फ्रॉम अ पर्सन अदर देन कस्टमर और एसोसिएट। मिस्टर एक्स ने मटेरियल वगैरह परचेज किया होगा, कहीं और से किया होगा, उसके पास खुद का होगा, जो भी होगा, पर वो वर्धमान सर से नहीं लिया है सर, मटेरियल वर्धमान सर से नहीं लिया, खुद कहीं से परचेज वगैरह करा है। तो सरकार बोलती है ये वर्क की डेफिनेशन में नहीं आएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। क्लियर हुआ सबको? इसके बाद ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट सर, पिछली बार का अमेंडमेंट है, पूछा नहीं है सर, मतलब पूछा है बट स्टिल मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है सर, स्टिल इंपॉर्टेंट लगता है कि सर अगर आप प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हो तो उस केस में सेक्शन 194C एप्लीकेबल नहीं होगा, 194J ही एप्लीकेबल होगा अगर आप प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हो तो। ये बात ध्यान रहेगी, ध्यान रखना सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है 194D सर, ठीक है, 194D क्या होता है सर? इंश्योरेंस कमीशन सर, ठीक है। एक बात ना ब्लड में बैठा लो, जितने भी कमीशन और ब्रोकरेज है ना उसमें 5% और 20,000 सर लिमिट चेंज हो गई है सर। पुराने स्टूडेंट 15,000 पढ़े थे, यहाँ 20,000 है, तो सर अगर 20,000 से ज्यादा रहेगा इंश्योरेंस कमीशन तो ही टीडीएस आएगा, अगर 20,000 से कम रहेगा तो इंश्योरेंस पे कमीशन पे टीडीएस नहीं आएगा। कितना परसेंट टीडीएस? 5%। कब? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट, दोनों में विच एवर इज अर्लियर।
क्लियर हुआ? आगे सर 194 डी ए, ठीक है सर, एनी सम अंडर अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। एक स्टूडेंट बोला सर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी तो वैसे ही एग्जेम्प्ट होती है 1010 डी में, फिर वो टीडीएस कहाँ से आया? ध्यान से सुनना सर, अगर 1010 डी में एग्जेम्प्ट नहीं है, ध्यान से सुनो, 1010 डी में अगर एग्जेम्प्ट नहीं है तो लमसम जो मैच्योरिटी में मिलता है वो टैक्सेबल होता है। हाँ सर याद आ गया, ठीक ठीक ठीक। तो लमसम जो मैच्योरिटी में मिलता है वो टैक्सेबल है। अब वो जो टैक्सेबल अमाउंट है उसमें अपन क्या करते हैं, जितना प्रीमियम हम पे कर दिए माइनस करते हैं, उसके बाद हम चेक करते हैं कि मेरा जो नेट विनिंग है, ध्यान देना सर, एकदम सिंपल सर, आपको अगर मैच्योरिटी में 1 लाख से ऊपर का अमाउंट मिला, ध्यान से सुनो, मान लो वर्धमान सर ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, प्रीमियम 15% पे किया, तो 1010 डी में एग्जेम्प्ट नहीं है, अब मैच्योरिटी में मुझे 10 लाख रुपीज मिला, तो 1 लाख से ज्यादा मिल गया, सरकार बोली बैठो 2% टीडीएस आएगा। मैं बोला 10 लाख का 2% करोगे? बोले नहीं नहीं नहीं, आप बताओ पहले कितना प्रीमियम पे कर दियो? मैं बोला मैं ना 5 साल से प्रीमियम पे कर रहा हूँ और मैंने 5 लाख रुपए प्रीमियम पे कर दिया है। सरकार बोली वेरी गुड, तो जो बचा 5 लाख है उसका 2% देखेंगे, कब? एट द टाइम ऑफ पेमेंट। क्लियर? एट द टाइम ऑफ पेमेंट, क्रिस्टल क्लियर? आगे बढ़ते हैं सर 194 जी, ये क्या है सर? कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स। मैंने अभी आपको सिखाया, जब भी कोई कमीशन वाला देखोगे 5% 20,000, ऐसे याद रखो सर, कमीशन 5% 20,000, इधर उधर दिमाग ही नहीं लगाना है। पर बात यह है यहां परसेंट इन्होंने चेंज किया था सर, ठीक है, पिछली बार ही चेंज कर दिया सर परसेंट, अब यहां पर हो गया 2%। ध्यान रखना, इंश्योरेंस कमीशन में 5%, कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट में 2%। ध्यान रहेगा, कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स में 2%, पहले 5 होता था, अब इसको 2 कर दिया सर इन्होंने। क्लियर हो गया? तो ये नया है, चेंज हुआ है, परसेंटेज चेंज हुए सर। ये जो ग्रीन कलर में है ना सर, ये सब अमेंडमेंट है सर, तो 2%, ये पहले 5 था, अब इसको 2% कर दिए, ठीक है, ध्यान रखना। अगला सर 194H, कमीशन और ब्रोकरेज। सर सर यहां पर भी 2% कर दिए, पहले 5% था, 15,000 की लिमिट थी, 20,000 कर दिए सर। तो सर कोई भी कमीशन और ब्रोकरेज अगर आप पे करते हो जिसकी अमाउंट 20,000 से ज्यादा है तो 2% टीडीएस है सर। ये पॉइंट तो सेम है, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। पर सर अगर कोई इंडिविजुअल एचयूएफ कमीशन और ब्रोकरेज का पेमेंट कर रहा है तो टीडीएस की बात तभी आएगी जब उनका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड कर रहा है। तो मतलब सर अगर ऐसे इंडिविजुअल एचयूएफ है जिसका टर्नओवर एक्सीड ही नहीं किया, उसे 194H में पेमेंट करते टाइम टीडीएस काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ आई बात? बैठा दिमाग में? आओ 194I सर, ये तो बड़ा खाटी अमेंडमेंट आया, मतलब जबरदस्त अमेंडमेंट, बहुत बड़ा ही अमेंडमेंट है 194I। अब 194I हमने जन्मों से सीखा, ये रेंट से रिलेटेड होता है सर। सर इन्होंने बोला सर 194I में कोई टीडीएस की बात नहीं है सर, नो टीडीएस, कोई टीडीएस की बात नहीं है, प्रोवाइडेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो, वेयर द इनकम बाय वे ऑफ रेंट credited or paid for a month or part of a month by such person to the account of or to the payee does not exceed 50,000। भैया जी बवाल कर दिए, बवाल कर दिए हैं। पहले क्या होता था, हम साल भर का रेंट एक साथ कितना देखते थे सर? 2,40,000 की लिमिट थी, जो स्टूडेंट पुराने पढ़े होंगे उन्हें पता होगा कि सर 2,40,000 की लिमिट थी, 2,40,000 से ऊपर रेंट का अमाउंट जाता था तभी टीडीएस की बात होती थी 194I में। अब इन्होंने बोला ना 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 ना, साल भर का एक साथ नहीं देखना है भैया, मंथली देखो, 50,000 रुपए से ऊपर गया तो सर टीडीएस आ गया 194I में। तो 194I इन्होंने क्रिस्टल क्लियर किया कि बोले भैया
अब अगर कहीं पर भी रेंट पेमेंट 50,000 से ऊपर मंथली दिखा, पार्ट ऑफ द मंथ, किसी भी मंथ दिखा, तो उस केस में उस मंथ से टीडीएस आ जाएगा। सर पहले साल भर की लिमिट होती थी, अब मंथली मंथली चेक करेंगे। 50,000 से ऊपर गया और टीडीएस आया, मतलब 60,000 हुआ तो 60,000 का अपन सर 60,000 पे अपन टीडीएस काटेंगे। अब टीडीएस कितना परसेंट काटेंगे वो डिपेंड करता है सर। प्लांट मशीन इक्विपमेंट है तो 2%, लैंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है, फिटिंग है तो 10%। वो तो डिपेंड करेगा सर परसेंट कितना काटेंगे। परसेंट पुराना ही है सर, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट पेमेंट ये भी बात वही है सर, इस पे चेंज नहीं आया सर। क्लियर हुआ? अच्छा, 194I उन इंडिविजुअल एचयूएफ के ऊपर एप्लीकेबल होता है जिस इंडिविजुअल एचयूएफ का बिजनेस का टर्नओवर एक्सीड करता है। मतलब अगर कोई इंडिविजुअल एचयूएफ है जिसका बिजनेस का टर्नओवर एक्सीड नहीं करता तो सरकार बोलती है उनको 194I में हम कवर नहीं करेंगे टीडीएस पर्पस के लिए, उन्हें हम छोड़ देंगे। क्लियर? बैठा दिमाग में? पक्का? आओ आगे बढ़ते हैं। 194IA, ये वाला जो ग्रीन वाला है ना सर, ये पिछली बार का अमेंडमेंट है, बट मेरे को ना ये अभी भी बहुत पसंद है क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन अभी आया नहीं है। आएगा सर, आज नहीं तो कल आएगा, आएगा। बहुत प्यारा पॉइंट है, ध्यान देना सर। मैंने अपनी जमीन बेच दी, पर सर चाहे जमीन बेचूं घर बेचूं, बट सर अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, क्योंकि छोड़ दो ना रूरल एग्रीकल्चर लैंड तो कैपिटल एसेट ही नहीं है, कैपिटल गेन ही नहीं है, टैक्स ही नहीं है, तो फिर उसको बीच में क्यों लाए सर? अर्बन होगा तो कवर हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब मान लो अगर मैंने अपनी इमोल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी तो सरकार बोलती है कितने का ट्रांसफर किया? मैं बोला मैं तो 49 लाख का ट्रांसफर किया हूं। सरकार बोली तू छोड़ बे, तेरे से बात नहीं करते, तू ये बता स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी? ये सेल कंसिडरेशन थी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी? मैं बोला 51 लाख। सरकार बोली बैठो बैठो, दोनों में विच एवर इज हायर देखते हैं, और अगर वो 50 लाख से एक्सीड कर जाए, क्योंकि मेरे केस में कर गया, 50 लाख से एक्सीड कर जाए, तो उस केस में सरकार बोलती है हम बात करेंगे आपसे किसकी? टीडीएस की। हम किसकी बात करेंगे आपसे? टीडीएस की बात करेंगे। मैं बोला कितना परसेंट? बोले 1%। 1% देखेंगे सर। मैं बोला किसका 1%? बोले दोनों में विच एवर इज हायर था उसका 1% देख लेंगे टीडीएस। बोला अच्छा ठीक है, कब? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर सर। मैं बोला ये भी समझ गया। तो मैं बोला फिर ये ग्रीन वाला क्या बेकार है? बोले नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे बेकार है? बोले सर समझो, ट्रांसफरर, ठीक है, ट्रांसफरी हो सकता है, एक ट्रांसफरर हो और 3 ट्रांसफरी हो सर। हो सकता है ना सर, पैसे तो तीनों से मिला के भी आ सकते हैं सर। तो सरकार बोली हम एग्रीगेट करके देखेंगे। मैं बोला क्या क्या करना क्या चाह रहे हो, बोलना क्या चाह रहे हो? बोले हो सकता है ना एक आदमी एक प्रॉपर्टी 2-3 लोगों को मिला के बेच दे। मैं बोला हाँ हाँ हो सकता है। बोले होता ये था जब तक ये प्रोविजन नहीं आया था ना, लोग क्या करते थे, हर एक के लिए 50 लाख की लिमिट अप्लाई कर देते थे, हर एक के लिए। सरकार बोली प्रॉपर्टी तो एक ही है बे, बेचा 3 लोगों को है ठीक है, बट प्रॉपर्टी तो एक है। सरकार बोली मजाक मत करो यार, तीनों को मिला के चेक किया जाएगा 50 लाख की लिमिट। समझ आया? अब नेक्स्ट केस, मान लो कि ट्रांसफरर ट्रांसफरर सर, सर ट्रांसफरर 3 है, 1 2 3, और ट्रांसफरी 1 है। तो सरकार बोली ऐसा भी तो हो सकता है 3 लोग मिलके अपनी प्रॉपर्टी एक इंसान को बेचे। मैं बोला हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है। सरकार बोली अगर ऐसा केस है तो हम एग्रीगेट करके देखेंगे सर, हम एग्रीगेट करके देखेंगे, हम एग्रीगेट करके देखेंगे। इन्होंने बोला सर हम एग्रीगेट करके चेक करेंगे। लोग क्या करते थे, एक एक के लिए 50 लाख की लिमिट लगाना चालू कर देते थे। सरकार इसीलिए बोलती सर कि अगर एक ट्रांसफरर हो या एक से ज्यादा ट्रांसफरर हो या ट्रांसफरी हो, तो हम क्या करेंगे सर, एग्रीगेट करके चेक करेंगे, एक एक करके नहीं चेक करेंगे। एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड चाहे जितने ट्रांसफरर और ट्रांसफरी लाना है ले आओ, हम सबको एग्रीगेट करके लिमिट चेक करेंगे 50 लाख की। जैसे 50 से ऊपर आएगा टीडीएस, 50 से ऊपर आएगा ही नहीं तो छोड़ दिए टीडीएस। समझ आया? बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ? क्रिस्टल क्लियर? आगे बढ़ते हैं।
अगला है सेक्शन 194 आईबी। सर आईबी क्या है, अब ध्यान से सुनना सर। सर बहुत, अब तो इसका रिलेवेंस बढ़ गया, अभी तक तो इसका रिलेवेंस कम था, अब इसका रिलेवेंस बहुत बढ़ गया। क्यों, मैं बता रहा हूं सर, ध्यान से सुनना। सर ये यहाँ पर ना आईबी में हम इंडिविजुअल एचयूएफ को कवर करते हैं फॉर रेंट पर्पस। अब बोलोगे वाह, अभी तो पढ़ाए थे सर 194 आई रेंट के लिए पढ़ाया था। 194 आई में वो इंडिविजुअल एंड एचयूएफ कवर्ड है जिसका टर्नओवर एक्सीड करता है, मतलब जिसका टर्नओवर एक्सीड नहीं करता वो 194 आई बी में आ जाएगा। अच्छा सर, फिर वो आईबी में आएगा तो कितना रेंट देखेंगे सर, 50,000। अरे वाह, मतलब ये दिमाग लगाई थी सरकार। मैं बोला हाँ, सरकार ने पैरिटी ला दिया सर, 50,000 की लिमिट यहाँ पर भी है, 50,000 की लिमिट वहां पर भी है। वहां वो इंडिविजुअल एचयूएफ कवर्ड है जिसके बिजनेस का टर्नओवर एक्सीड करता है, यहाँ पर वो इंडिविजुअल एचयूएफ कवर्ड है जिसके बिजनेस का टर्नओवर एक्सीड नहीं करता। तो एग्जाम में मैं सबसे पहले ना रेंट के केस में कितना रेंट है मंथ का वो तो बात की बात है, इंडिविजुअल एचयूएफ ढूंढूंगा भाई कौन है, इंडिविजुअल एचयूएफ का टर्नओवर एक्सीड करता है नहीं करता है, उस पर डिपेंड होगा कि कौन से सेक्शन में जाऊंगा, क्योंकि अमाउंट तो दोनों के लिए 50,000 है। मजेदार कहानी। अच्छा यहां पर रेट 2% है, ठीक है, पुराने स्टूडेंट पढ़े होंगे तो वो 5% पढ़े होंगे, अभी 2% है सर। अच्छा आगे आगे आगे, यहाँ बात खत्म नहीं होती, इस पे टीडीएस कब कटता है, ये बड़ा प्यारा है सर। टीडीएस इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि कब टीडीएस कटता है सर, क्योंकि इतनी गलती हो रही है स्टूडेंट से इसमें कि कब टीडीएस कटता है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो इन्होंने क्या बोला, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ रेंट फॉर द लास्ट मंथ, क्या बोला इन्होंने, लास्ट मंथ ऑफ द प्रीवियस ईयर और द लास्ट मंथ ऑफ द टेनेंसी द प्रॉपर्टी इज वेकेटेड ड्यूरिंग द ईयर। साल के बीच में जिस दिन छोड़ के जा रहा होगा उस दिन, वो तेरा आखिरी में ना, उस टाइम टीडीएस, या फिर तू साल भर रहा तो लास्ट मंथ ऑफ द प्रीवियस ईयर, ठीक है, एज द केस में भी, टू द अकाउंट ऑफ द पे और एट द टाइम ऑफ पेमेंट, दोनों में विच एवर इज अर्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट सर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सर, लास्ट मंथ और एट द टाइम ऑफ पेमेंट दोनों में विच एवर इज अर्लियर, लास्ट मंथ और एट द टाइम ऑफ पेमेंट दोनों में विच एवर इज अर्लियर। प्लीज ध्यान रखना, ये अलग है, ये बहुत ही अलग है, यूनिक है, अलग है, याद रखना, ठीक है। अगला सेक्शन 194 जे सर, 194 जे सर, क्या ये हमसे रिलेट करता है, हाँ सर, पी फॉर प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विसेज सर। सर 194 जे सर, प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विसेज। अब इसमें इन्होंने क्या किया सर, बाकी सब चीजें आप पहले भी पढ़े हो सर, कि अगर प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विसेज पर्सनल है छोड़ दो, टीडीएस नहीं है। फिर हमने बोला था सर ऐसे इंडिविजुअल एचयूएफ कवर्ड है जो सर जिनका टर्नओवर एक्सीड करता है सर, जिनका टर्नओवर एक्सीड नहीं करता वो इंडिविजुअल एचयूएफ यहाँ पर नहीं आते 194 जे में। सर रेट तो हम सीख के आए थे, ये रेट्स थे सर, रेट्स पे कोई चेंज नहीं हुआ है सर, रेट वही है सर, ठीक है। अच्छा एट द टाइम ऑफ क्रेडिट पेमेंट दोनों में विच एवर अर्लियर वही कहानी है, पर लिमिट चेंज हो गई सर। सर जो स्टूडेंट पहले पढ़े थे वो यहाँ पर लिमिट 30,000 पढ़े थे, अब जो लिमिट आ गई है वो 50,000 आ गई सर। प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विसेज की जो फीस ले सकता हूं मैं 50,000 तक, अगर मेरे को पैसा मिलता है तो सामने वाला 50,000 तक पे करते टाइम मेरा टीडीएस नहीं काटेगा, 50 से ऊपर पे करेगा तब टीडीएस काटेगा। आई बात समझ, क्लियर हुआ। पहले ये 50,000 नहीं, पहले ये 30,000 थी। और ध्यान रखना ये साल भर में जितने भी प्रोफेशन, अच्छा हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें एक बात सिखानी है मेरे को आपको, प्रोफेशनल टेक्निकल, ठीक है, सबके लिए अलग अलग 50,000 है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने क्लास में सिखाया है स्टूडेंट को। कई स्टूडेंट क्या करते हैं प्रोफेशनल टेक्निकल दोनों को मिला लेते हैं और फिर 50,000 की लिमिट चेक करेंगे, नहीं रे बाबा, प्रोफेशनल के लिए अलग 50,000, टेक्निकल के लिए अलग 50,000। इसमें एक पॉइंट है जिसपे कंफ्यूज होते हैं इसमें, ठीक है, ध्यान रखना, इधर जान दो, पहले इधर जान दो, प्रोफेशनल के लिए अलग 50, टेक्निकल के लिए अलग 50, रॉयल्टी के लिए अलग 50, ध्यान रखना, नॉन कंपीटिंग फीस के लिए अलग 50,
पर डायरेक्टर फीस है सर, डायरेक्टर सिटिंग फीस, इसके लिए नो लिमिट सर। अगर आपने 1 रुपए की भी डायरेक्टर सिटिंग फीस पे करी है तो सर उस पे टीडीएस है, वहां पर 50,000 की लिमिट आपको नहीं मिलेगी। क्लियर हुआ? ये अमेंडमेंट समझ आया? बैठा दिमाग में? आगे बढ़ते हैं। 194K सर, सर ये क्या है? 194K बोलता है सर इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स, म्यूचुअल फंड की यूनिट्स। अच्छा, हाँ हाँ, यूएस में पढ़ते थे सर, हाँ 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 सर, वहां पर हम सीखे थे कि वो अदर देन कैश सर, अगर 10,000 सर, 5,000 पहले होता था सर, अब 10,000 से ज्यादा पे करेगा तभी टीडीएस होगा, नहीं तो टीडीएस नहीं आएगा सर। 10% टीडीएस है एट द टाइम ऑफ क्रेडिट पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, वही कहानी। बट ये ध्यान रखेंगे सर लिमिट कितनी हो गई है? 10,000, पहले कितनी थी? 5,000, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर? अगला 194LA, ये क्या है सर? सर कंपनसेशन मिलता है सर ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। ऑब्वियस सी बात है सर, एग्रीकल्चर लैंड एग्जेम्प्ट है। नहीं 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 सर, अर्बन वाले तो टैक्सेबल होते हैं। ए भाई साहब, कैसे कैसे पढ़ रहे हो? सेक्शन 1037 सर, अगर एग्रीकल्चर लैंड भी कंपलसरी एक्वायर करते हो तब भी एग्जेम्प्ट है, तब भी एग्जेम्प्ट है। कैसे कर रहे हो? ठीक है, तो सर एग्रीकल्चर छोड़ दो सर, उसके अलावा गवर्नमेंट ने अगर किसी का भी कंपलसरी एक्विजिशन की है तो हम कैपिटल गेन में टैक्स पढ़ते हैं सर। यहां लिमिट चेंज हो गई सर, यहां पर गनीमत सरकार को लगा ठीक है भाई, थोड़ा सा ढंग के अमाउंट लिख दिया। यहाँ पर पहले लिखा हुआ था सर 2,50,000 से ज्यादा का अगर कंपनसेशन गवर्नमेंट पे कर रही है तो टीडीएस है। अब इन्होंने ये लिमिट चेंज करी और बोला सर 5 लाख, 5 लाख से ऊपर पे करेंगे तभी टीडीएस है, अदरवाइज टीडीएस नहीं है सर। समझ आया? तो 5 लाख से ऊपर गया तो 10% टीडीएस एट द टाइम ऑफ पेमेंट। क्लियर? तो कंपलसरी एक्विजिशन के केस में लिमिट चेंज हुई है सर। टीडीएस वाले चैप्टर में बहुत लिमिट्स चेंज हुई है। आई वुड नॉट से कि लिमिट्स चेंज ही नहीं हुई है, ये इतना डैम इजी कि कोई भी ऐसे ही कर ले ना। लिमिट्स चेंज हुई है, बहुत सारी चीज चेंज हुई है, आपको याद रखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी सर। ठीक है, अगला 194M सर, ये काय के लिए होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, जहां पर अभी सर, जहां पर CH और J एप्लीकेबल ना हो वहां 194M आता है सर। CH J एप्लीकेबल कहां नहीं होता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला सर, इंडिविजुअल एंड HUF सर, जिसका टर्नओवर एक्सीड नहीं करता वो यहां पर कवर हो जाते सर। सर दूसरा सर, पर्सनल पर्पस सर, पर्सनल पर्पस नहीं याद आता स्टूडेंट को एग्जाम में, अरे मेरे भाई यहां पर आता है पर्सनल पर्पस। और तीसरा लिखा नहीं है पर सर सैलरी वाले लोग यहीं आते हैं, लिखा नहीं है, लिखा नहीं है। कई सारे लोग मुझसे पूछ देते सर सैलरी लिखा हुआ है क्या जाके प्रोविजन में? मैं बोला नहीं भाई, पूरा प्रोविजन पढ़ ले, प्रोविजन में कहीं जाके सैलरी नहीं लिखा है। पर सर इंटरप्रिटेशन तो है ना कि सैलरीड वाले इंडिविजुअल एचयूएफ यहाँ आ जाते हैं सर, सर पर्सनल पर्पस वाले आ जाते हैं, और ऐसे इंडिविजुअल एचयूएफ जिसके बिजनेस का टर्नओवर एक्सीड नहीं करता वो भी यहाँ आते हैं। तो सर अगर वर्धमान सर जो अभी इंडिविजुअल एचयूएफ है, ठीक है, सैलरीड पर्सन नहीं है सर, जिनका बिजनेस का टर्नओवर अभी एक्सीड नहीं करता, तो अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं और अगर कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट मोर देन 50 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर हुई तो सरकार बोलती है उस केस में 2% टीडीएस एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। क्लियर हुआ? 194M बैठा दिमाग में? आओ आगे बढ़ते हैं। 194N, ये तो कैश विड्रॉल के पीछे पड़े हुए सर, ये तो कैश विड्रॉल के पीछे पड़े हुए। इन्होंने बोला सर हम अगर कोई भी पर्सन कैश विड्रॉ करता है साल भर में 1 करोड़ से ऊपर, तो सरकार बोली हम तो टीडीएस काटने की बात करेंगे। और टीडीएस कौन काटेगा? यहाँ तो बैंक से काटेंगे ना सर, क्योंकि बैंक से ही तो विड्रॉ करने वाले 1 करोड़ से ऊपर, इन लोग टीडीएस काट देंगे। सर कितने अमाउंट पे कटेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, कि यहाँ पर सर
जितना एक्सेस विड्रॉ करोगे ना सर, उस पे टीडीएस कटेगा, एक्सेस वाले अमाउंट पे। मतलब मैंने 1,05,00,000 विड्रॉ किया तो सर 5 लाख पे टीडीएस की बात आएगी एक्सेस वाली में। कब? एट द टाइम ऑफ पेमेंट। कितना परसेंट? 2% सर। पर सर अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी हो तो उस केस में सर आपको लिमिट कितनी दी जा रही है? 3 करोड़ रुपए। ठीक है, 3 करोड़ से ऊपर जाएगा तब टीडीएस है सर, कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में। बात समझ आई? अब अगर आपने पहले रिटर्न फाइल नहीं करी है तो जो ऊपर आप लिमिट देख रहे हो ना 1 करोड़ की, वो नहीं मिलेगी आपको। फिर सरकार बोलती है देखो भैया 20 लाख से 1 करोड़ तक 2% टीडीएस है, और 1 करोड़ से ऊपर है तो 5% टीडीएस है। बढ़ गया टीडीएस, बढ़ गया टीडीएस, क्योंकि आपने रिटर्न फाइल नहीं करी थी सर, लास्ट 3 प्रीवियस ईयर की सर। समझ आया? बैठा दिमाग में? आ गया हो। इसके बाद इन्होंने बोला सर नो टीडीएस। कुछ केसेस है जहां पर कैश विड्रॉल हो रहे हैं तो टीडीएस नहीं आएगा। ये एटीएम वाले अगर कैश विड्रॉ कर रहे हैं, एटीएम वाले बैंक से कैश विड्रॉ नहीं करेंगे तो एटीएम में पैसा क्या डालेंगे, कैसे डालेंगे पैसा? तो सरकार बोली इनको छोड़ दो। ठीक है। दूसरा सर, किसानों को कैश में पैसा देने के लिए एपीएमसी कमिटी सर, वहां पर उन लोग कैश विड्रॉ करते तभी किसान को कैश दे पाएंगे, उनको सरकार बोल दी छोड़ दो। तीसरा ये है सर, जो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करते हैं सर, इन लोगों को छोड़ दो, सरकार बोली, क्योंकि इनके पास लोग आते हैं करेंसी एक्सचेंज कराने, तो सरकार बोली इनको भी छोड़ दो। ये 3 लोग हैं जिन लोग अगर 1 करोड़ से ऊपर भी विड्रॉ करेंगे तो इनके ऊपर टीडीएस की बात नहीं आएगी, प्रोवाइडेड इनको सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है सर। समझ आई बात? बैठा दिमाग में? अगला सर 194P, ये बड़ा सिंपल है सर, भी मतलब पेंशन वाली जिंदगी है सर। सर कोई भी इंसान जो पेंशन की दम पे जिंदगी की काट रहा है, जिसकी एज 75 ईयर्स और अबव है, 75 ईयर्स और अबव है, ठीक है, ध्यान रखना सर, उसकी अगर इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो सर वो अगर स्पेसिफाइड बैंक में उसका अकाउंट है, ठीक है, वहीं जहां पर उसे पेंशन मिलती है वहीं से उसे इंटरेस्ट में इनकम मिलती है, दूसरे बैंक से नहीं। मतलब एसबीआई में अगर मुझे पेंशन मिल रही है तो एसबीआई में ही मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर एसबीआई में पेंशन है, इंटरेस्ट मुझे पीएनबी से मिल रहा है, ना। एसबीआई में पेंशन का पैसा जमा होता है और एसबीआई से ही मुझे इंटरेस्ट मिलता है। तो सरकार बोलती है उस केस में उसका बैंक अगर उसका टीडीएस काट देगा, उसकी इनकम निकालेगा साल भर की, और उस पर अगर बैंक टीडीएस काट देगा तो इन लोगों को रिटर्न फाइल करना नहीं पड़ेगा सर। आ रही बात समझ? बैठा दिमाग में? ये ध्यान रखना सर। एंड इज हैविंग अ पेंशन इनकम एंड नो अदर इनकम एग्जेम्प्ट इंटरेस्ट इनकम received or receivable from any account maintained by such individual in same, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, सेम स्पेसिफाइड बैंक इन विच ही इज रिसीविंग पेंशन। मैंने आपको यही तो बोला सर, जिस अकाउंट से पेंशन मिलता है उस अकाउंट में ही इंटरेस्ट की इनकम होनी चाहिए। दूसरे अकाउंट से हुई तो फिर 194P एप्लीकेबल नहीं होगा और फिर उन लोगों को रिटर्न डालना पड़ेगा। आई बात समझ? क्लियर हुआ? ठीक है। 194Q सर, डैम इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, ये तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। 194Q देखो, 194Q डैम इंपॉर्टेंट, इस बार तो अति में इंपॉर्टेंट। कारण क्यों? ध्यान से सुनना सर। 194Q अपन कब अप्लाई करते हैं सर? एकदम सिंपल है सर, जहां पर एक सेलर एक बायर को सर 50 लाख से ज्यादा का सामान बेचता है, ठीक है, 50 लाख से ज्यादा का सामान बेचता है और बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा होता है, तो उस केस में बायर सेलर से जितने का एक्सेस सामान लेता है उस पे 0.1% टीडीएस होता है। मतलब अगर बायर ने 60 लाख का सामान लिया तो 50 लाख हटा दो, बचा हुआ 10 लाख जो है, इस 10 लाख पे 1% 0.1% टीडीएस आ जाएगा। ये हर स्टूडेंट ने पढ़ा है, यहां तक मैं अभी तक कोई नई बात नहीं बोला। अगर आप पेन फर्निश नहीं करोगे तो 5% हो जाएगा ये 0.1 का।
कब होगा टीडीएस? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। यहां तक कोई भी नई बात नहीं है, क्योंकि इसमें एक बहुत गजब अमेंडमेंट हुआ है, और ये अमेंडमेंट घोट के पी जाओ, ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, घोट के पी जाओ सर, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर। हम ये पढ़े थे सर, कुछ केसेस है जहां पर टीडीएस इस सेक्शन में डिडक्ट नहीं होगा 194 क्यू में। सर कब? सर जब किसी और प्रोविजंस में आप कवर होते अंडर दिस एक्ट, या फिर आपका टैक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान देना, आपका टैक्स इज कलेक्टेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 206C अदर देन अ ट्रांजेक्शन टू विच 206C 1H अप्लाई। जितने स्टूडेंट पुराना पढ़े होंगे उन्हें ये पता होगा कि सर टीसीएस में एक सेक्शन होता था 206C 1H, ध्यान देना सर, उसमें भी सेलर और बायर था, उसमें भी गुड्स की कहानी थी, उसमें भी बाकी पूरी बातें सेम थी, बस वहां पर हम सेलर का टर्नओवर देखते थे सर, कि सेलर का टर्नओवर अगर 10 करोड़ से ज्यादा हो तो सेलर टीसीएस कलेक्ट करता था। अब डैम इंपॉर्टेंट ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये अदर देन अ ट्रांजेक्शन टू विच 206C1 अप्लाई, ये ओमिट हो गई है। ओमिट मतलब ये वर्ड्स काट दिए गए हैं। मैं इसको कैसे करूं, काटूं, कैसे काटूं, ऐसे काट दूं सर, ये वर्ड्स काट दिए गए हैं, ठीक है, ये वर्ड्स काट दिए गए हैं, ओमिट हो गए हैं ये वर्ड। नहीं समझ आ रहा है सर, क्या बोलना क्या चाह रहे हो सर? मैं सिंपल ये बोलना चाह रहा हूं 206C1H सेक्शन रिमूव हो गया है, हट गया है, डिलीट हो गया है। अब टीडीएस और टीसीएस की लड़ाई खत्म। जो हम लड़ते थे ना 194Q और 206C1H, लड़ाई खत्म। ये सेक्शन ही डिलीट कर दिए मेरे भाई, सेक्शन ही डिलीट कर दिए। सर 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 क्या बोलना चाह रहे हो? वापस रिपीट करता हूं, ये सेक्शन डिलीट 206C1H पिक्चर से खत्म। पुराने स्टूडेंट पढ़े हैं, नए वाले कोई नहीं पढ़ेगा सर, नए वाले तो 194Q में रुक जाएंगे सर। अच्छा सर एक क्वेश्चन, फिर ये अमेंडमेंट का कुछ इजी थोड़ा सा चार्ट वगैरह में लो सर, ध्यान दो सर। सर 194Q और 206C1H ये हम दोनों साथ में पढ़ते थे सर। कोई भी आदमी गुड्स परचेस कर रहा है तो 194Q, सेलर सेल कर रहा है तो 206C1H, इन दोनों में हम बहुत लड़ाई लड़ते थे सर। अब इन्होंने बोला सर कि 194Q सिर्फ बचा है, 206C1H ओमिट हो गया है, खत्म, सेक्शन ही डिलीट कर दिए। बहुत लड़ाई होती थी सर टीडीएस प्रैक्टिकल लाइफ में तो, अरे भगवान बहुत लड़ाई थी, बहुत लड़ाई थी। तो इन्होंने ये सेक्शन ही डिलीट कर दिया, पहली बार सेक्शन ही डिलीट कर दिया इन्होंने। अब एक स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आया, सर मेरा ना एक क्वेश्चन है सर, कि मैंने अगर परचेस किया है गुड्स तो 194Q एप्लीकेबल है, ये तो हमने समझ गया सर, 50 लाख से ऊपर जाएगा, मेरा टर्नओवर अगर 10 करोड़ से ऊपर है तो टीडीएस की बात है सर, ये तो हम सीख गए। पर सर हमें एक और क्वेश्चन था कि सर 194Q क्या हर केस में एप्लीकेबल होगा? इन्होंने बोला सर अगर 206C, ध्यान दीजिएगा सर, सर हमने 1H को ओमिट किया है, इसके अलावा 206C के कोई भी सेक्शन में अगर सर सेलिंग ऑफ गुड्स हो रहा है, सेलिंग ऑफ गुड्स हो रहा है, मैं बोला एक आध एग्जांपल बता दो, बोले 206C1, मैं बोला 1 कौन सा है भाई? बोले वो जो तुम टिम्बर बेचते थे, कोल बेचते थे। मैं बोला अच्छा हाँ हाँ स्टार्टिंग में दिया हुआ था तेंदू पत्ता वगैरह। बोले वेरी गुड, वो 206C1 था। तो इन्होंने बोला सर अगर 206C1 किसी पे एप्लीकेबल है तो फिर 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा। सर क्या करना है? एकदम सिंपल, एग्जाम में ध्यान से सुनो सर, एग्जाम में सबसे पहले चेक करना कि जो गुड्स का परचेस सेल हो रहा है उसमें क्या 206C1 अप्लाई होता है। अगर 1 अप्लाई होता है तो 194Q अप्लाई नहीं होगा, क्रिस्टल क्लियर। और 194Q अब अप्लाई होता है तो उस केस में 206C1H तो ओमिट हो गया, सोचना भी मत। आपको ये बोलना चाह रहा हूं, एग्जाम में अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए सेलर का टर्नओवर दे दे कि सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है सर, तो कंफ्यूज मत होना कि मुझे 206C1H सोचना है। मैं ये इस सेंस में बता रहा हूं जो स्टूडेंट पुराने पढ़े, नए स्टूडेंट तो सिर्फ यही पढ़ रहे हैं, नए स्टूडेंट को तो इस सेक्शन के बारे में ही नहीं पता है सर।
पुराने स्टूडेंट को ये सेक्शन और ये भी सेक्शन पता है, तो मैं दोनों के रिलेट करके बात, नए स्टूडेंट तो भैया एकदम ऐसे आंख बंद करके याद कर लो सर 194 क्यू होता है जिंदगी में, और सर अगर टीसीएस का कोई सेक्शन अप्लाई हो जाता है तो 194 क्यू अप्लाई नहीं होता। नए वाले स्टूडेंट तो अपनी जिंदगी इतने में ही रोक लो सर, पर जो पुराने वाले स्टूडेंट है वो ये याद रखेंगे 2061H डिलीट हो गया, अब सिर्फ या तो 194 क्यू सोचेंगे या सर 206C वाले जो सेक्शन है वो सोचेंगे। अगर 206C वाले सेक्शन अप्लाई होते हैं तो 194 क्यू अप्लाई नहीं होगा, बैठा दिमाग में, इसलिए एग्जाम्पल भी दे दिया था। आई होप क्लियर हुआ। बहुत प्यारा अमेंडमेंट है, मतलब अच्छा बड़ा अमेंडमेंट। एक सेक्शन डिलीट होना छोटी बात नहीं होती है सर, बहुत बड़ी बात होती है सर, ठीक है। 194 आर ये याद है सर कि सर आप किसी को बेनिफिट या परक्विजिट्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे मनी में हो, काइंड में हो, कन्वर्टेबल इनटू मनी हो, जैसे भी हो सर। अगर आप एग्रीगेट 20,000 से ज्यादा का प्रोवाइड करते हैं तो सरकार वाली 10% ऑफ द वैल्यू 10% ऑफ द वैल्यू, ठीक है, एक्सीडिंग 20,000, ठीक है, आपने वैल्यू या एग्रीगेट ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग 20,000 का प्रोवाइड किया तो 10% ऑफ द वैल्यू और एग्रीगेट ऑफ वैल्यू जितने का आपने प्रोवाइड किया उसका 10% टीडीएस टैक्स इज डिडक्टेड बिफोर। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, टैक्स इज डिडक्टेड बिफोर प्रोवाइडिंग सच बेनिफिट, क्योंकि एक बार आपने किसी को बेनिफिट परक्विजिट दे दिया उसके बाद तो आप टीडीएस नहीं काटोगे, मेरे को भी पता है, सबको पता है। और ये बेनिफिट परक्विजिट क्या होता है सर, हम बिजनेस में कई बार देते नहीं है, तेरे को फ्री डेमो दे रहा हूँ, तेरे को फ्री सैंपल दे रहा हूँ, तेरे को फ्री में ये दे रहा हूँ, तेरे को यूरोप टूर, बैंगलोर टूर, सब टूर दे रहा हूँ मैं तेरे को, तो सरकार बोलती है तू जो भी बेनिफिट परक्विजिट दे रहे ना, चाहे गाड़ी दे, चड्डी पे गड्डी ऑफर, याद है ये सब सुने हो सर, जो भी बेनिफिट या परक्विजिट ट्रांसफर कर रहा है सरकार बोली उसमें 10% टीडीएस है सर, और तू वो बेनिफिट परक्विजिट पास ऑन करने से पहले 10% टीडीएस काट देना, फिर सामने वाले को जो बेनिफिट ऑफ परक्विजिट देना है सरकार बोली उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। पर याद रखना इंडिविजुअल एचयूएफ है तो उस केस में सर टर्नओवर की लिमिट चेक की जाएगी, अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ तो फिर तो सभी टीडीएस में आ जाएंगे सर। क्लियर हुआ सबको, ठीक है। उसके बाद है 194T, ये सेक्शन पहले भी था बट ये सेक्शन नया था, इससे अभी कोई क्वेश्चंस आए नहीं है, इससे कोई क्वेश्चन बने भी नहीं है सर। कि सर एक फर्म है जो अपने पार्टनर को सैलरी, रेम्युनरेशन, बोनस, कमीशन ये सब पे करती है, तो सर अगर एक फर्म अगर अपने पार्टनर को 20,000 से ज्यादा, ठीक है, 20,000 बहुत कम अमाउंट है सर, साल भर का 20,000 है, 20,000 से ज्यादा पे करती है तो उस केस में 10% टीडीएस है सर, ठीक है। टीडीएस कब होगा, TDS is deducted at the time of credit of such amount to the account of the partner or at the time of payment whichever is earlier। चाहे आपके उसके कैपिटल अकाउंट में करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी अकाउंट। आप क्या होता है पार्टनरशिप में ना अलग अलग टाइप के अकाउंट होते हैं, कैपिटल अकाउंट, वर्किंग, वो फिक्स्ड अकाउंट, क्या क्या तो क्या अकाउंट बनाते हैं, तो इन्होंने सिंपल बोला सर वो आप कोई भी अकाउंट में करो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कोई भी पार्टनर को, फर्म कोई भी पार्टनर को सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन पे कर रही है, 20,000 से ज्यादा पे कर रही है, 10% टीडीएस। क्लियर हुआ, बैठा दिमाग में, ठीक। इसके बाद 206AA आता है जहां पर बोलता है सर पैन नंबर दो, पैन नंबर नहीं दोगे तो जितना रेट स्पेसिफाइड है इनकम टैक्स में, रेट इन फोर्स या फिर सर 20% सर 20% टीडीएस, 20% टीडीएस कट जाता है। आपको पता है 194O हमारे सिलेबस में नहीं है, नहीं करेंगे स्टूडेंट, ध्यान रखेंगे सर। सर 206AB सर ये भी अप्लाई होता है सर, ये भी हायर है सर, ठीक है, ये सब हायर है सर, हायर रेट्स वाले सर, ट्वाइस द रेट प्रेस्क्राइब रेट इन द फोर्स या फिर 5%, ठीक है। 206AB इज नॉट एप्लीकेबल, ये वाला याद रखेंगे सर, ऑनलाइन के केस में ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, ये छोटा सा ध्यान रखना। और 206AB जो है ये स्पेसिफाइड पर्सन पे एप्लीकेबल है। स्पेसिफाइड पर्सन कौन होता है, ये देखो सर, स्पेसिफाइड पर्सन, ये स्पेसिफाइड पर्सन है और ये जनरल है सर, इनको रीड करना चाहिए, इनको ज्यादा डीप डिटेल नहीं पढ़ना चाहिए सर, ठीक है। लोअर रेट ऑफ टीडीएस में 194Q को भी इंक्लूड किया गया, ये आप रीड कर सकते हो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, अति इंपॉर्टेंट, अति इंपॉर्टेंट, मैं जनवरी वाले स्टूडेंट को ही बोला था, अभी वो जनवरी में नहीं पूछा, ये पूछेगा यार कभी ना कभी तो बहुत अच्छा थ्योरी क्वेश्चन पूछ देगा इससे। देखो सर
पहला तो ये देखो, नो करेक्शन स्टेटमेंट शैल बी डिलीवर्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी डिलीवर्ड। जिस साल स्टेटमेंट डिलीवर कर देना चाहिए था उससे 6 साल का मैक्सिमम टाइम पीरियड है, और ये टाइम लिमिट यहां पर दी हुई है। देखो, आपको किसी भी एसएससी को एसएससी इन डिफॉल्ट घोषित करना है, चोर घोषित करना है, तो सरकार बोलती है मैक्सिमम नो ऑर्डर, इसके बाद ऑर्डर पास नहीं होगा। 6 years from the end of the financial year in which the payment or credit is given, or 2 years from the end of the financial year in which the correction statement under the first provision to section 203 is mentioned। मतलब करेक्शन स्टेटमेंट फाइल करने के 2 साल के अंदर, और 6 साल जब से आपने टीडीएस की क्या बोलते हैं पेमेंट की है या क्रेडिट की है सर, दोनों में विच एवर इज अर्लियर, सॉरी दोनों में विच एवर इज लेटर, ये मैक्सिमम टाइम पीरियड है सर, मैक्सिमम टाइम पीरियड है। इसके बाद आप किसी को टीडीएस के प्रोविजन में एसएससी इन डिफॉल्ट घोषित नहीं कर सकते, चोर नहीं घोषित कर सकते। तो मैक्सिमम आपके पास टाइम पीरियड कितना होता है? 6 years, क्योंकि करेक्शन स्टेटमेंट 1 साल के अंदर इशू हो जाता है। जब से हमने टीडीएस रिटर्न फाइल किया उसके क्या बोलते हैं 1 साल के अंदर करेक्शन स्टेटमेंट इशू होता है सर, करेक्शन स्टेटमेंट से रिलेटेड चीजें हो जाती है। तो ये 6 years मैक्सिमम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी लिखने में आ सकता है, एमसीक्यू में डेफिनेटली आ सकता है सर। आई बात समझ? ये हमने टीडीएस खत्म किया, अब आते हैं टीसीएस। सर पहले तो आप ये समझो सर, टीसीएस है क्या सर? टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। जो सेलर होता है वो कलेक्ट करता है टीसीएस सर। कौन कलेक्ट करता है? सेलर कलेक्ट करता है टीसीएस। ठीक है, सेलर कलेक्ट करता है टीसीएस, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, अब टीसीएस में भी अच्छे अमेंडमेंट सर, रेट्स को लेके चेंज है, कुछ चीजें चेंज हुई है, इधर ध्यान देना सर। एल्कोहलिक लिकर आप पहले भी पढ़ते थे 1%, तेंदुपत्ता 5%, टिम्बर एंड एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस डाल दिया गया सर, नॉट बीइंग अ तेंदु लीव्स, क्योंकि तेंदु लीव्स तो ऊपर कवर्ड है, 2% हो गया। एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस यहां से हटा दिया गया सर। ठीक है, मतलब लिस्ट को सिंपल करने की कोशिश की गई सर। फिर टिम्बर वगैरह, स्क्रैप, मिनरल बीइंग कोल, लिग्नाइट और आयरन, ये यहां पर कवर हो जाते हैं। आ गया सर। ठीक है, अगर सेलर, ठीक है देखो सर, इंडिविजुअल एचयूएफ है जिसका टर्नओवर अगर एक्सीड ही नहीं करता टर्नओवर की लिमिट से, तो उस केस में उस सेलर के ऊपर टीसीएस की बात नहीं आती। ये पहले भी हम पढ़े। अब इन्होंने ना फॉरेस्ट प्रोड्यूस को डिफाइन किया है। अब फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो आप डिफाइन किया है ना सर, इसको आप रीड कर लेना। याद कैसे करोगे? टिम्बर, चारकोल, पता नहीं, आप इसको याद कर लेना। अजीब अजीब टाइप की चीजें हैं सर, इतनी चीजें आई पर्सनली थिंक याद भी नहीं हो सकती। आपको रीड करना है तो करना, नहीं तो छोड़ देना, क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के हिसाब से फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होता है इन्होंने डिफाइन किया। अब ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस मैं एग्जाम में कैसे याद रखूंगा? बहुत मुश्किल है मेरे हिसाब से ये कोई स्टूडेंट याद रख पाए। एक बार रीड जरूर कर लेना कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होता है सर। ठीक है, एक बार रीड जरूर कर लेना, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, इसके बाद इससे रिलेटेड इस बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, इससे रिलेटेड इस बार एग्जाम में जनवरी वाले में नहीं ध्यान देते ना स्टूडेंट, बात नहीं मानते। ये देखो ये देखो, मैं जाते जाते, मतलब एक काम करो, वो जो ट्रिकी पॉइंट का मैराथन है ना, जाके देख लो, ये वाला पॉइंट बोला था, इसी पे क्वेश्चन आया, इसी पे आया कि सर पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइन एंड क्वारा, इस पे ना 2% है, पर अदर देन पब्लिक कंपनी सर, अदर देन पब्लिक कंपनी। सर आपने पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइन और क्वारा दिया टू अ पर्सन, तो 2% टीसीएस है, बट अदर देन पब्लिक कंपनी। और इसमें खास बात मैंने आपको हमेशा से सिखाई है सर, कोल यहां पर कवर्ड है, बट ना कोल माइन यहां पर आएगा सर, कोल माइन यहां पर आएगा। ध्यान रखना सर, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। मोटर व्हीकल में तो अमेंडमेंट किया इन्होंने कि सर अगर कोई पर्सन है जो सेल कर रहे हैं मोटर व्हीकल, तो हम तो पढ़े थे सर 10 लाख से ऊपर 1% टीसीएस की बात होती है सर, 10 लाख से ऊपर की गाड़ी में। और आगे लिखा हुआ था सर एज में बी नोटिफाइड और अदर गुड्स जो नोटिफाई करेंगे। सरकार भर के नोटिफाई करी सर, भर भर के सरकार ने नोटिफाई किया, बोले ले नोटिफिकेशन ले, ये सब गुड्स भी इसमें कवर्ड है। अब ये सब गुड्स की वैल्यू अगर 10 लाख से ऊपर है तो टीसीएस 1% है। क्या क्या है? आप वॉच ले रहे हो?
मेरे हिसाब से, मैं इतना वॉच का तो जानता नहीं हूँ, बट राडो वगैरह की वॉच होती है, बहुत महंगी महंगी वॉचेस होती है। वॉचेस ले रहे हो सर 10 लाख से ऊपर की सर। पेंटिंग, एंटिक स्कल्पचर्स वगैरह, कलेक्शन, कॉइन स्टैम्प्स वगैरह, ठीक है, हेलीकॉप्टर वगैरह, बाप रे बाप, केनोई, यैट, पेयर ऑफ सन ग्लासेस, भाई 10 लाख से ऊपर के सन ग्लासेस होते होंगे भाई। ठीक है, बैग तो गुची उची का नहीं पता भाई। ठीक है, पेयर ऑफ शूज, हाँ शूज तो मैंने शार्क टैंक में देखा था, वो एक जना आया था 10 लाख से ऊपर का जूता बेच रहा था भाई। एनी स्पोर्ट्स वेयर एंड इक्विपमेंट, ऐसा कोई भी स्पोर्ट्स वेयर इक्विपमेंट सब। होम थिएटर सिस्टम, हाँ होम थिएटर मैंने भी देखा 10 लाख से ऊपर का। एनी हॉर्स फॉर हॉर्स रेस, घोड़ा खरीद रहे हो सालो, घोड़े घोड़े को भी कवर कर दिए। देख ये देख भाई, बोले नवाबों के शौक है, नवाब है तो देके जा भाई टीसीएस। भाई साहब ये सब लिस्ट है। ठीक है, तो आप अपनी गर्लफ्रेंड को वॉच दिलाओ, उसको कुछ एंटिक चीजें दिलाओ सर, कॉइन्स वगैरह, स्टैम्प्स वगैरह दिलाओ। ठीक है, यॉट में घुमाओ, सन ग्लासेस दिलाओ, उसे बैग दिलाओ, शूज, शूज तो खुद ले लो। ठीक है, स्पोर्ट्स वेयर वगैरह, स्पोर्ट्स वेयर ये थोड़ा पर्सनल है। ठीक है, स्पोर्ट्स वेयर वगैरह दिलाओ, होम थिएटर सिस्टम, ठीक है, हॉर्स राइड वगैरह, घोड़ा खरीद के हॉर्स राइड कराओ। सरकार बोली बैठो, फिर तो इन नवाबों के शौक है सालो, 1% टीसीएस दो। ये नोटिफाई हुए, ये नहीं थे, ये नोटिफाई हुए सर, ये नोटिफाइड हुए सर, याद रखना। हाँ अरे भाई कोई ऑप्शन नहीं है इसका, याद रखना ही होगा, याद रखना ही होगा। ठीक है, अगला, टीसीएस ऑन रेमिटेंस ऑफ फॉरेन करेंसी बाय एन ऑथराइज्ड डीलर अंडर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। आओ सर, इसमें क्या चेंज हुआ? इसमें चेंज हुआ है कि भैया लिमिट चेंज हो गई भैया। पहले यहां पर 7 लाख की लिमिट थी, जो स्टूडेंट पढ़ा था उसे याद होगा, पुराना वाला। और नए वाले तो सीधा 10 ही याद रखो, नए वाले क्यों पुराना याद रखेंगे सर? ओवरसीज टूर पैकेज प्रोग्राम, इंडिया से बाहर घूमने जाओ, 10 लाख तक का पैकेज है तो 5%, 10 लाख से ऊपर का पैकेज है तो 20%। क्लियर? अगर आप इंडिया से बाहर रेमिट कर रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन, ठीक है, या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट, ये भी तो जरूरी है ना सर, या फिर एनी अदर पर्पस, मेडिकल और एजुकेशन के अलावा, सरकार बोलती है सर अगर आप एजुकेशन लोन लियो, ठीक है, और इंडिया से बाहर एटीई, याद है सर, हायर एजुकेशन लोन, तो सरकार बोलती है उस केस में जो रेमिट कर रहे हो उस पर कोई टीसीएस की बात नहीं है। मेडिकल ट्रीटमेंट और एजुकेशन पर्पस के लिए पैसे भेज रहे हो तो 5% ऑफ द अमाउंट, और एग्रीगेट एग्रीगेट एग्रीगेट, ठीक है, अगर 10 लाख से ऊपर जाता है तो। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। एजुकेशन और मेडिकल के लिए अगर आप पैसे भेज रहे हो, अपने बच्चे को एजुकेशन के लिए पैसे भेज रहे हो, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसे भेज रहे हो, ध्यान रखिएगा दोनों को मिला के एग्रीगेट देखा जाएगा, 10 लाख की लिमिट, ध्यान रखिएगा सर। फिर एजुकेशन और मेडिकल के अलावा कोई और पर्पस के लिए बच्चे को पैसे भेज रहे हो, या कोई भी पर्पस के लिए पैसे भेज रहे हो, तो सरकार बोली 10 लाख तक 20%। भाई साहब ध्यान रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं दे रहा हूं सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ऑप्शन ही नहीं है सर, इसको याद रखना पड़ेगा। अगर बायर इनमें से कोई भी है, गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, हाई कमीशन वगैरह, तो टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा सर। फिर इसके बाद सर ये वाला जो प्रोविजन है ये सेम एस टीडीएस होता है, अगर आप टीडीएस में अच्छे से पढ़ लियो तो टीसीएस में अलग से वापस इसको पढ़ना नहीं पड़ता, ये वही बातें हैं सर, आप इसको रीड कर सकते हो। ठीक है, ये रीड कर सकते हो। ये हमारा टीसीएस कंप्लीट हुआ, इसमें टीसीएस में बहुत अमेंडमेंट है, प्लीज प्लीज अच्छे से पढ़ना, प्लीज प्लीज ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज ये 2 पॉइंट में बहुत कंफ्यूज होते हैं, यहाँ एग्रीगेट देखना, यहाँ भी एग्रीगेट देखना। ठीक है, प्लीज ध्यान रखना, ये एग्रीगेट वाले में बहुत गड़बड़ होती है स्टूडेंट से। ठीक है, चलो आई होप क्लियर हुआ होगा। ये हमने टीडीएस टीसीएस पूरा रिविजन कंप्लीट किया। एडवांस टैक्स और एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, ये एडवांस टैक्स भी कर लेते हैं हम, तो हाथों हाथ हमारा पूरा कंप्लीट ही हो जाएगा। एडवांस टैक्स तो छोटा है, एडवांस टैक्स में इतना कुछ टिपिकल और टफ नहीं है एडवांस टैक्स में, बाकी एडवांस टैक्स करेंगे तो हमारा खत्म हो जाएगा सर। ठीक है, देखो एडवांस टैक्स काफी इजी होता है। ठीक है, इससे एग्जाम में कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत इजीली समझना। एडवांस टैक्स का मतलब क्या है सर? सरकार ये बोलना चाह रही है सर कि आप नॉर्मली क्या होता है, प्रीवियस ईयर में इनकम कमाते हो, टैक्स असेसमेंट ईयर में देते हो, बट सरकार बोलती है कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर हम ये बोल रहे हैं प्रीवियस ईयर में जो आप कमा रहे हो उसी प्रीवियस ईयर में आप टैक्स पे कर दो।
तो एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया सर प्रीवियस ईयर में तो अभी तो पूरा साल खत्म ही नहीं हुआ है, तो हम टैक्स कैसे पे करें? सरकार बोलती है एक एस्टिमेट बेसिस में कि आपको क्या लग रहा है आपकी कितनी इनकम हो सकती है, उस एस्टिमेट बेसिस में आप हमें टैक्स पे कर दो, दैट इज नोन एज एडवांस टैक्स। ठीक है, एक एस्टिमेट बेसिस में, कोई कंफर्म तो है नहीं सर, पूरा साल खत्म नहीं हुआ है। एक स्टूडेंट बोला सर मान लो फिर चलो एस्टिमेट बेसिस में पे कर दिया, और मान लो मैंने सर एडवांस टैक्स 1 लाख रुपीज पे किया, बाद में पता चला मेरी टैक्स लाइबिलिटी तो 2 लाख रुपीज है, तो सर ये जो 1 लाख का डिफरेंस है क्या सरकार इस पे मुझसे इंटरेस्ट लेगी? हाँ बिल्कुल लेगी सर। इसीलिए पूरे इंडिया में सर सबसे ज्यादा लोग क्या करते हैं, एडवांस टैक्स ज्यादा पे कर देते हैं, क्योंकि कम पे करोगे तो इंटरेस्ट है, ज्यादा पे कर दोगे तो दिक्कत नहीं है सर। अब एक स्टूडेंट बोला सर मान लो मैंने एडवांस टैक्स ज्यादा पे कर दिया, 2 लाख रुपीज पे कर दिया, बाद में पता चला मेरा तो टैक्स 1 लाख ही आ रहा है, तो सर ये फिर 1 लाख क्या सरकार मुझे रिफंड करती है? हाँ बिल्कुल रिफंड करेगी सर, क्योंकि आप ही का पैसा है, तो बेटर है ना एडवांस टैक्स ज्यादा पे कर दो। देखो क्या बोलता है सर, क्या बोल रहा है, एकदम सिंपल कहानी है सर। Tax shall be paid in advance during the financial year in respect of the total income of the assessee, which would be chargeable to tax for the assessment year immediately preceding following the financial year. ठीक है, तो एडवांस टैक्स अपन अपनी टोटल इनकम एक एस्टिमेट होती है उसके बेसिस में पे करते हैं। इन्होंने बोला सर एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी आएगी ही नहीं जहां पर सर 10,000 से कम अगर आपका टैक्स आ रहा है सर, तो अगर आपका टैक्स पेबल 10,000 से कम है तो आपका एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी ही नहीं है। तो किसी के ऊपर भी एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी कब आएगी सर? जब उसका टैक्स पेबल 10,000 या उससे ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट सर एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी उनके ऊपर भी नहीं आएगी जो एक इंडिविजुअल रेसिडेंट है, जिनकी एज 60 ईयर्स या मोर है, और जिनकी इनकम सर पीजीवीपी से नहीं हो रही है सर। मतलब मान लो ऐसा पर्सन है जो रिटायर्ड है, जो रेंटल इनकम पे अपनी जिंदगी काट रहा है या सैलरी के इनकम पे पेंशन वगैरह में काट रहा है, 60 से अबव है, बस उसकी पीजीपी की इनकम नहीं है, तो सरकार बोलती है सर अगर कोई इंडिविजुअल रेसिडेंट है जो सीनियर सिटीजन है और जिसके बिजनेस से इनकम नहीं है, सरकार बोली उनके ऊपर भी एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी नहीं आएगी। बैठा दिमाग में? अब एडवांस टैक्स कब कैसे क्या पे करना है, सरकार बोली कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट एसएससीज जो होते हैं, ठीक है, उनको हमने बोला सर कि आप 4 इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स देंगे, 15, 45, 75 और 100%। जितना भी आपका टैक्स लाइबिलिटी बनता है जो आपने एक एस्टिमेट बेसिस में निकाला है, उसका 15% फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, 45, 75 एंड 100% सर। कब सर? फर्स्ट क्वार्टर कब खत्म होगा? अप्रैल, मई, जून। तो जून में फर्स्ट क्वार्टर खत्म होता है, तो इन्होंने बोला 15 जून को। फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर में 30 को फर्स्ट क्वार्टर खत्म होता है, 15 सितंबर सर। तो ये आपको एडवांस टैक्स पे करना है। पर अगर आप 44 एडी वाले या एडीए वाले हैं तो सरकार बोली आपको ऑन और बिफोर 15 मार्च ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एडवांस टैक्स पे करना है। इनके लिए इंस्टॉलमेंट नहीं है, ये लमसम एक साथ एडवांस टैक्स पे करके खत्म कर सकते हैं सर। क्लियर हुआ सबको? बैठा दिमाग में? क्रिस्टल क्लियर? ठीक है, मान लो अगर ये 15 मार्च तक पे नहीं कर पाए, पर अगर ये ऑन और बिफोर 31 मार्च तक पे कर ले, सरकार बोली तो भी हम ये मान लेते हैं कि एडवांस टैक्स पे हो गया। क्लियर? आगे देखो सर, इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। 3 सेक्शन होते हैं सर, 234 ए, बी, सी। बी और सी जहां पर आप एडवांस टैक्स कम पे करते हैं या प्रॉपर पे नहीं करते। ए वाला जो है ना वो अपन रिटर्न चैप्टर में पढ़ते हैं सर। ठीक है, ए वाला रिटर्न चैप्टर में पढ़ते हैं। तो यहां पर 234 बी ये बोलता है सर कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसको एडवांस टैक्स पे करना चाहिए था, वो उसने एडवांस टैक्स पे ही नहीं किया, या तो पे किया बट लेस देन 90% ऑफ द असेस्ड टैक्स। जितना उसका टैक्स आ रहा है, मान लो उसका टैक्स 1 लाख रुपीज आ रहा है और उसका 90% मतलब 90,000 उसको एडवांस टैक्स पे करना चाहिए था, उसने 80,000 ही किया। तो सर अगर कोई पर्सन जिसने 90% से कम एडवांस टैक्स पे किया या तो फिर पे ही नहीं किया, भाई साहब 1 रुपए भी एडवांस टैक्स पे नहीं किए, तो सरकार बोलती है हम उससे इंटरेस्ट लेंगे, और इंटरेस्ट की लायबिलिटी चालू हो जाएगी सर 1 अप्रैल से सर। 1 अप्रैल ड्यूरिंग द फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर, मतलब 1 अप्रैल आप असेसमेंट ईयर का ले लो सर। ठीक है, तो मेरा प्रीवियस ईयर है 25-26, इसका असेसमेंट ईयर है 26-27। तो 1 अप्रैल 26 से कब तक सर? जब तक मेरे खिलाफ सर इनकम अंडर सेक्शन 143
असेसमेंट से डिफाइन होती है मेरी इनकम, कि कितनी मेरी इनकम है और कितना मेरा टैक्स बनना चाहिए सर। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल इनकम अंडर सेक्शन 143(1). क्लियर हुआ बेटा दिमाग में? तो 1 अप्रैल से लेके जब तक आपकी डिटरमाइन करी जाती है इनकम अंडर सेक्शन 143(1). एक स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन है सर 143(1) के अंदर जो इनकम डिफाइन की जाती है, क्या वो हमें क्वेश्चन में बताएगा? हाँ सर, वो बताएगा ना सर, वो बिल्कुल बताएगा सर, आपको टेंशन वाली बात नहीं होती है सर। ठीक है, बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ? ठीक है, अब बात ये आती है सर कि जो हमें इंटरेस्ट निकालना है वो कितने अमाउंट पे इंटरेस्ट निकालना है। सरकार बोली जितना आपका टैक्स असेस टैक्स बनता है और जितना आपने पे कर दिया, दोनों का डिफरेंस निकाला जाएगा। मतलब मान लो आपका असेस टैक्स 2 लाख रुपीज आया, आपने पहले से 1 लाख पे कर दिया। तो एक स्टूडेंट बोला सर मैंने पे ही नहीं किया, तो 0 माइनस कर ले भाई। तो सर या तो 1 लाख या तो 2 लाख, जो भी आएगा इस अमाउंट पे आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। क्लियर? अब जब ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करने जाएंगे, असेस टैक्स निकालने जाएंगे कि मतलब आपका कितना टैक्स बनता है, तो इस टैक्स में कितना आपका टैक्स बनता है। जैसे मान लो हमने अभी 2 लाख रुपए टैक्स निकाला, हमारा बनता है, तो मान लो अगर आपका कहीं पहले टीडीएस, टीसीएस या रिलीफ अंडर सेक्शन 89 कुछ होगा, तो वो सब चीजें आप माइनस कर सकते हो। उसके बाद आपका फाइनल असेस टैक्स निकलेगा, उसमें माइनस करेंगे कि आपने कितना टैक्स पे कर दिया। जो बैलेंस बचेगा, जो आपने नहीं पे किया, उसमें हम 1% इंटरेस्ट की बात करेंगे सर। ये ध्यान रहेगा सर। क्लियर है? कितना परसेंट इंटरेस्ट? 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ, और पार्ट देयर ऑफ मतलब एक अगले महीने का एक दिन भी हुआ तो पूरा 1% इंटरेस्ट हो जाएगा। क्लियर? आगे देखो सर, इसने बोला सर अगर मान लो कोई पर्सन है जो बीच में एडवांस टैक्स कुछ पे कर दिया, फिर आगे पे, जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो मेरा असेस टैक्स 2 लाख रुपीज आया। अब एक पर्सन है जिसने बीच में 50,000 पे कर दिया और बैलेंस लास्ट में पे किया, तो सरकार बोलती है देखो यहां से यहां तक, ठीक है, पूरा 2 लाख पे इंटरेस्ट होगा और यहां से यहां तक 1.5 लाख पे इंटरेस्ट होगा। मतलब जितने टाइम पीरियड आप बीच में पे करते हो, उस अमाउंट को माइनस करने के बाद बैलेंस पे पूरा टैक्स निकलेगा। आसान भाषा मतलब इंटरेस्ट निकलेगा। आसान भाषा में जितना आपका पे करने का बनता है उतने में ही इंटरेस्ट लगता है। अगर आपने बीच में कुछ पे कर दिया तो उसको माइनस कर देंगे, बैलेंस पे इंटरेस्ट लगता है। क्लियर हुआ? आओ 234C क्या है सर? सर ये बोलता है सर कि एडवांस टैक्स पे करने के लिए 4 इंस्टॉलमेंट है। 44AD और ADA वालों को बाहर करो, उसके अलावा बाकी लोगों के लिए सरकार ने बोला एडवांस टैक्स पे करने के लिए 4 इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, मैं बोला वो तो मैं पढ़ के आया था 15, 45, 75, 100। बोले वेरी गुड, समझदार है तू, सही है, वही 4 इंस्टॉलमेंट है जो आपको पे करना होता है। सर 4 इंस्टॉलमेंट में आप एडवांस टैक्स पे करते हैं। अगर आप 4 इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स पे कर देते हैं तो हम इंटरेस्ट की बात ही नहीं करते। पर अगर आपने 4 इंस्टॉलमेंट में कोई भी इंस्टॉलमेंट में कोई भी क्वार्टर में अगर आपने एडवांस टैक्स पे नहीं किया तो हम 1% पर मंथ आपसे इंटरेस्ट की बात करेंगे। तो पहले 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ और लास्ट में 1 महीना, लास्ट में 1 महीना, ध्यान रखना लास्ट में 1 महीना, सिर्फ मार्च मंथ में इंटरेस्ट की बात होती है। तो बात यह है, ध्यान देना सर, बहुत खास बात है सर, कि 15% ऑफ द टैक्स ड्यू ऑन रिटर्न इनकम माइनस एडवांस टैक्स आपने जो पे कर दिया है, ठीक है, अप टू 15, तो बैलेंस पे आपका सर निकलेगा, जितना भी बैलेंस अमाउंट आएगा उस पे इंटरेस्ट निकालेंगे 1%। क्लियर है? ये नोट देखो सर, हाउएवर इफ द एडवांस टैक्स इज पेड बाय द करंट इनकम ऑन और बिफोर 15 जून 15 सितंबर एंड इज नॉट लेस देन 12% और 36%, द एसएससी शैल नॉट बी लायबल टू पे एनी इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ द शॉर्टफॉल। समझो सर, मेरे को एडवांस टैक्स कितना पे कर देना है? 15%। मान लो मैं 15 पूरा नहीं कर पाया, ठीक है, बाद में मेरी रिटर्न इनकम के हिसाब से निकाला गया, मैं 15% पूरा नहीं पे कर पाया, मान लो मैं 12% ही पे कर पाया, तो क्या आप मुझसे इंटरेस्ट लोगे? सरकार बोली ना सर, सर 3% का तो हम आपको कुशन प्रोवाइड कर रहे हैं, 15 आपको कर देना चाहिए था, आपने अगर 12% भी कर दिया तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम आपसे इंटरेस्ट नहीं लेंगे। आपको 45% कर देना चाहिए, आप अगर 36% भी कर दिए तो हम आपसे इंटरेस्ट की बात नहीं करेंगे सर। आ रही है बात समझ? बाकी 75% वाला तो पूरा 75 होना चाहिए और 100% वाला तो पूरा 100% होना चाहिए। आई बात समझ? आगे देखो सर, 234C इन केस एन एसएससी हु डिक्लेयर प्रॉफिट एंड गेन अकॉर्डेंस विद द, ये मैंने आपको बता दिया था सर 44AD वाला और ADA वाला, ठीक है।
इसके बाद ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वैसे तो अच्छा पॉइंट है, इसका क्वेश्चन कर लेना चाहिए, तो मेरे हिसाब से स्टूडेंट को अच्छी क्लैरिटी होती है सर। इन्होंने बोला सर कि 234C का इंटरेस्ट, ठीक है, 234C का इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा शॉर्टफॉल पेमेंट के केस में, अगर कुछ इन रीजन से आपका शॉर्टफॉल हुआ है तो। सबसे पहला इन्होंने बोला कैपिटल गेन, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, या फिर बिजनेस फर्स्ट टाइम कर रहे हो सर, या फिर आपका जो इनकम का पेमेंट है सर, इनकम जो आ रही है सर डिविडेंड है सर, ठीक है, ऑफ 10 लाख इंक्लूडिंग द एसएससी टोटल इनकम। अगर इस नेचर की इनकम हो रही है तो सरकार बोली इस नेचर की इनकम के कारण अगर आपका शॉर्टफॉल हुआ है पेमेंट में, शॉर्टफॉल कितना सर, वो अपन को करना है ना, 15, 45, 75 और 100, आपका शॉर्टफॉल हुआ है पेमेंट का, पर इन इनकम के कारण शॉर्टफॉल हुआ है, तो सरकार बोलती है हम आपसे 234 में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। मैं सरकार से पूछा ऐसा क्यों, सरकार बोली सुन, होता क्या है, ये जो कैपिटल गेन की जो इनकम है ना, ये कैपिटल गेन की इनकम हमें पता नहीं होती है। किसको पता कौन से क्वार्टर में आपकी प्रॉपर्टी बिक जाएगी सर, तो सरकार बोली ये कैपिटल गेन को कोई आदमी पहले से कैसे एस्टिमेट कर सकता है। अपन क्या करते हैं, ये जो 15, 45, 75 और 100 करते हैं, ये अपन ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेट इनकम करते हैं सर। अब एक बात समझो, कोई आदमी साल भर में अपनी कैपिटल गेन को कैसे एस्टिमेट करेगा, लॉटरी वगैरह की इनकम को कैसे एस्टिमेट करेगा, इसको एस्टिमेट करने का आपके पास कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है। अब कोई आदमी पहली बार बिजनेस कर रहा है तो वो एस्टिमेट कैसे करेगा सर। तो इन केसेस में सरकार बोलती है अगर आपका शॉर्टफॉल हो भी गया तो भी हम आपसे 234C का इंटरेस्ट नहीं मांगेंगे, अगर इन रीजंस के कारण शॉर्टफॉल हुआ तो सर। आई बात समझ। नॉर्मली अगर आपको पेमेंट करना है 15, 45, 75, 100%, 4 इंस्टॉलमेंट 4 अलग अलग परसेंट पे करना है, पर सर अगर आप मान लो 15% करना चाहिए था, 12 कर देना चाहिए था, मान लो आप 10% कर पाए, क्यों 10% कर पाए सर, कैपिटल गेन हो गया था, इस इनकम का कुछ पता नहीं था। तो सरकार बोली उस केस में जो कैपिटल गेन वाली इनकम है जिसके कारण शॉर्टफॉल हुआ है, वो शॉर्टफॉल कंसिडर नहीं किया जाएगा, उस पे हम आपसे इंटरेस्ट की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये स्पेशल नेचर की इनकम है। हमें कैसे पता पहले से कि ये होने वाली है सर, और ये तो पहली बार धंधा कर रहा है ना आदमी, छोड़ दो। तो सरकार बोली इन 4 केसेस में अगर आपका शॉर्टफॉल भी हुआ आपका एस्टिमेट करने में, या इनकम साल भर की एस्टिमेट करने में शॉर्टफॉल भी हुआ, तो भी हम आपसे इंटरेस्ट बात नहीं करेंगे। समझ आया, बैठा दिमाग में। सबसे बढ़िया बात इन्होंने बोला सर, अब इन्होंने बोला हम आपसे शॉर्टफॉल पे इंटरेस्ट की बात नहीं करते, पर इन्होंने बोला सर कैपिटल गेन जिस क्वार्टर में होगा, या ये सब इनकम जिस क्वार्टर में होगा, उस क्वार्टर की इनकम एस्टिमेट करने के लिए आपको इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। मैं बोला नहीं समझ आया। बोले एक बात बता, ये जो तेरा कैपिटल गेन है ये तेरा कब हुआ, मैं बोला नवंबर में हुआ। बोले वेरी गुड, जब आप दिसंबर का एडवांस टैक्स पे करोगे तो दिसंबर का एडवांस टैक्स पे करते टाइम ये जो नवंबर में कैपिटल गेन हुआ है इसको कंसिडर करके एडवांस टैक्स पे करोगे। समझ आया। मैं बोला सुनो, ये मेरे को तो नवंबर में हुआ है, तो इससे पहले के जो क्वार्टर है, इसके पहले के जो 2 क्वार्टर है, उन 2 क्वार्टर में तो फिर कम टैक्स गया है, क्योंकि ये तो नवंबर में हुआ है। नवंबर में होने के कारण नवंबर में मेरी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी बढ़ी है, तो नवंबर में जो एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी बढ़ गई उसका इंपैक्ट पहले तो नहीं आएगा। सरकार बोली नहीं आएगा भाई, नहीं आएगा, हम तेरे से पहले ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे, क्योंकि ये इनकम स्पेशल नेचर की है, इसके बारे में तेरे को पहले से नहीं पता था, पर जिस क्वार्टर में तेरे को पता चला उस क्वार्टर में तू इसका क्या दे दे, इंटरेस्ट दे दे। उस क्वार्टर में तू क्या दे दे, इसका इंटरेस्ट दे दे। समझ आई बात, बैठा दिमाग में, क्लियर हुआ। यही आपका एडवांस टैक्स था। हाँ, यही आपका एडवांस टैक्स था जो मैंने एडवांस टैक्स की कहानी समझाई। बहुत सिंपल इजी सा एडवांस टैक्स होता है, क्रिस्टल क्लियर। हमने टीडीएस, टीसीएस और एडवांस टैक्स कंप्लीट किया। अब हमारा ना एक ही चैप्टर बचा, प्रोविजन फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न सर। इसके बाद हमारा पूरा रिविजन कंप्लीट हो जाएगा इनकम टैक्स का। इसके बाद आप लोगों के लिए टोटल इनकम के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ऑन डिमांड था स्टूडेंट्स के कि सर टोटल इनकम के क्वेश्चंस लेके आना।
थोड़े टाइम बाद लेके आऊंगा, बट वादा है लेके आऊंगा, छोड़ूंगा नहीं आप लोगों को, ठीक है। तो ये मेरा वादा है। बट आप लोग रिवाइज करो, लेक्चर्स देखो, रिविजन करो, प्रैक्टिस बैच से रिवाइज करो, फ्रेंड्स को शेयर करो, कोई दिक्कत आ रही तो मुझे बताओ, बट अच्छे से मेहनत करो, ठीक है। चलो, थैंक यू।